हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं डेली प्रैक्टिस सेशन, जो सीजीएल 2020 की तैयारी के लिए हमने कमिट किया था कि हम लोग बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न हम डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया करेंगे। तो आपको बताया था कि सीपीओ 2020 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग 23 नवंबर 2020 को जो सीपीओ का एग्ज़ाम आया था शिफ्ट 1 में, उसमें जो मैथ्स का पेपर आया था उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे कोई भी आपके द्वारा वीडियो छूटे ना। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम लोग एसएससी सीपीओ 2020 जो कि 23 नवंबर का पेपर था शिफ्ट 1, उसमें मैथ्स के एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन आज आपको कराए जाएंगे। ये जो कोर्स हम मेनली चला रहे हैं, मतलब अब जो भी ये लास्ट 35 डेज स्ट्रेटजी है, तो ये हमारी कि डेली 50 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आज मैं आपको 50 क्वेश्चन जो कि शिफ्ट 1 में आए थे 23 नवंबर को मैथ्स के, वो सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। सॉल्यूशन दूंगा विद प्रॉपर एनालिसिस आपको कराऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी, दोनों मीडियम में आपको पढ़ाऊंगा मैं। और ये जो कोर्स मेनली कवर करेगा वो एसएससी के सेट्स जो 2018 से 2020 तक सीजीएल, सीपी और सीएचएसएल में आए हैं, वो सारे पेपर आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न है। इससे पहले हम लोग कुछ चैप्टर्स भी कर चुका है, तो चैप्टर कराने का टाइम नहीं था इसलिए चैप्टर को रोका गया। चैप्टर में हम लोग टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड वेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी तक कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे को, किसी एस्पिरेंट को कोई डाउट आता है इन सारे चैप्टर्स में, अगर वो गो थ्रू होना चाहता है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। और सीजीएल प्री 2019 में मेरा 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा मैथ्स में 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। 50 आउट ऑफ 50 भी मैथ्स में ही था। मेरा नाम प्रतीक सेठी है और ये आप देखेंगे कंटेंट जाके तो आप डेफिनेटली बहुत इम्प्रेस होंगे। जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो एक बार ही तो गो थ्रू हो जाके, मतलब जो मेहनत कर रहा है अपने सीजीएल 2020 के लिए, एक बार गो थ्रू जरूर हो चैनल पे। और अगर अच्छा लगे कंटेंट तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना। और आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया था सीपीओ 2020 23 नवंबर को कि 1433 इंटू 1422 इंटू 1425 इज डिवाइडेड बाई 12, व्हाट इज द रिमाइंडर। आपने यहाँ से देखा कि ये लिखा हुआ है 1433 इंटू 1422 इंटू 1425 बाई 12। आपने क्या देखा यार, रिमाइंडर बताना है। एक तो तरीका ये है कि आप इसको 12 से करो जो रिमाइंडर आएगा, फिर इसको 12 से करो जो रिमाइंडर आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको 12 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे तीनों रिमाइंडर आ गए तो मल्टीप्लाई करो और उसके बाद फिर 12 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर निकालो। एक तरीका तो आपके पास ये है। मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा। क्या हम पहले क्या करते हैं, हम इसको ना देख लेते हैं कि 3 पे क्या कट सकता है कोई नंबर। हाँ, 1425 3 पे कट सकता है, 3 पे 12 भी कटेगा। आपने देखा ये गया 4 पे, ये कितने पे जाएगा, 3 चौक 12, 21 7, 475 आ जाएगा यहाँ से। फिर आपने एक चीज़ देखी क्या कि यार 4 पे डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 4 का, कि लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 4 से कट रहे होंगे। आपने देखा 33 क्या 4 से पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। 32 पूरा 4 से कट जाएगा। मतलब 1433 1432 एक ऐसा नंबर है जो पूरा 4 से कट जाएगा। तो आपने देखा पहले नंबर से रिमाइंडर कितना आ रहा है, आपने देखा पहले नंबर से रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरे नंबर से रिमाइंडर कितना आएगा, आपने देखा 22 क्या 4 पे कटता है, नहीं कटता, 20 कटता है। तो 20 कट गया तो रह कितना गया, रिमाइंडर 2 रह गया। फिर आपने देखा 475 नहीं 72 जो है 4 से कटता है, तो आपने देखा 3 रिमाइंडर रह गया। फिर आपने डिवाइड कर दिया 4 से, आपने देखा 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6/4। फिर आपने देखा इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो रिमाइंडर कितना आ गया, आपने देखा रिमाइंडर कितना आएगा 2। अगर मैं 6 को 4 से भाग देता हूँ तो आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है, 4 + 2 4, तो 4 से कट जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। फिर आप एक चीज़ और देखेंगे क्या कि आपको जब भी किसी टीचर से आप पढ़े होंगे, जब मैं पढ़ाता तो मैं ये सारी चीज़ें आपको कवर कराता। अभी के लिए इतना जान लेंगे क्या कि अगर यहाँ पे 3 से आपने काटा था तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप पहले ही 3 नंबर से
न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी छोटा कर चुके हो, अब आपको उसको 3 से ही बड़ा करना है। तो आपने देखा 2 इंटू 3 कितना 6, 6 को आप वास्तव में जो नंबर था क्या था, रिमाइंडर में क्या बनने वाला है आपके पास, न्यूमरेटर में तो आपके पास रिमाइंडर आपने देखा 2 आया, 2 को 3 से करा मल्टीप्लाई कितना आ गया 6 आ गया, नीचे कितना था 4, 4 को जब आपने 3 से किया तो 12 आ गया। क्या 12 6 को काटेगा, नहीं काटेगा। तो आपने देखा कि 6 को अगर मैं 12 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना आने वाला है 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उम्मीद करता हूँ पिछला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ऐसा एक छोटा नंबर बताइए। याद रखना जब भी आपको बोलेगा ना लीस्ट नंबर बताइए तो वो बोल रहा है आपको कि एलसीएम बताओ। अगर वो बोले कि बिगेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर बताइए तब वो आपसे एचसीएफ पूछ रहा होगा। कैसे पहचानेंगे, आपको पता है एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एल से लीस्ट, यहाँ पे लीस्ट ही दिया है, हाईएस्ट या बिगेस्ट देगा तो आपको पता है एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एच का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट। तो आपने देखा कि 15, 18 और 36 को जब डिवाइड किए करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। पहली बात तो आप 15, 18 और 36 का एलसीएम ले लो। आपने देखा एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 18 और 36 का। आपने देखा ये लिखा हुआ है 9 इंटू 4, ये लिखा है 9 इंटू 2, ये लिखा है 3 इंटू 5। तो आपने देखा कि 18 के अंदर 36 कवर हो रहा है। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, आपने देखा कि 9 इंटू 4 ये दोनों अलग अलग फैक्टर हो गए और 3 9 के अंदर ही आ गया। तो आपको पता है यहाँ से बचा कितना 5, 9 4 जा 36, 5 जा कितना हो गया 180। एलसीएम कितना आ गया आपके पास 180। आपको पता है कि जब आप लीस्ट नंबर निकालने के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो आपको पता है आपको क्या करना है, 3 नंबर का एलसीएम कितना है 180, इसको करेंगे आपके ऐसे मल्टीप्लाई। जब भी आपके जो भी टीचर रहे होंगे उन्होंने ये चीज़ें आपको कराई होंगी। उसके बाद रिमाइंडर कितना बचना है 9। आपने देखा कि ये तो प्रॉपर नंबर है जो कि कटेगा, मतलब लीस्ट नंबर कह लो। 180 के एक ऐसा नंबर है जिसको 15, 18 और 36 तीनों काटने वाले हैं। तो हमने 180 के प्लस 9 लिख के क्या शो किया कि 180 के प्लस 9 एक ऐसा नंबर है जब 15, 18 और 36 हम इसको भाग देंगे, काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 बचने वाला है। अब एक तरीका तो यहाँ से ये है कि आपकी की इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हो। आप रख के देखें 1 2 3 4 5 6 जितना भी आपका बने, मतलब आपने क्या किया एक वैल्यू रखी, एक वैल्यू रखी तो आपने देखा एक वैल्यू रख के यहाँ से आ गया 189। अब बोला है क्या कि कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, मतलब ऐसा नंबर बताइए जो कि 15, 18, 36 को तो काटे और रिमाइंडर दे 9 और कंप्लीटली डिविजिबल हो किससे 11 से। अब आपने देखा कि हमने जब एक वैल्यू रखी, यहाँ पे एक वैल्यू रखी तो आपने देखा एक नंबर जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या तैयार होता है 189। आपने देखा 189 नंबर तैयार हो गया, क्या ये 11 से कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। फिर आप 2 वैल्यू रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, ठीक है, ये चलता चला जाएगा प्रोसेस। अब इसको भी हम लोग आसान कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि 180 से छोटा 11 का मल्टीपल कौन सा नंबर है। आपने देखा कि 180 से छोटा 11 का मल्टीपल है 176, मतलब 176 पूरा 11 पे कटता है। फिर आपने देखा बचा कितना 4k प्लस 9। अब आपके लिए k की वैल्यू रखना क्या हो जाएगा आसान। आपने रखी वैल्यू 0, मतलब ये चीज़ तो 11 पे कटनी है। अब बात है इस चीज़ को 11 पे काटने की, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए किससे 11 से। आपने देखा आपने 0 वैल्यू रखी, 4 प्लस 9 13, 11 पे जाएगा नहीं जाएगा 4, और एक वैल्यू रखी 4 प्लस 9 13, वही बात हो गई। 0 वैल्यू रखी तो 9 आ जाएगा, एक वैल्यू रखी 13 आ जाएगा, 2 वैल्यू रखी तो कितना आ जाएगा 17, नहीं कटता 11 पे। 3 वैल्यू रखो, 3 वैल्यू जब आपने रखी तो 4 3 12, 12 प्लस 9 21 नहीं आएगा, 4 रखो, 16 9 25 नहीं जाएगा, 5 रखो 29, 6 रखो, 4 6 जा 24 प्लस 9, 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा 33, हाँ कट जाएगा 11 पे। अब आपने देखा 176k, मतलब 176k जो कि 11 पे पहले ही कट रहा था, अब k की वैल्यू 6 रखने पे आपका 33 आ रहा है, मतलब ये भी 11 पे कट रहा है। तो फाइनल नंबर जो आपका बचा है अब वो कितना बचा है, आप k की वैल्यू रख दो। आपने देखा 180, k की वैल्यू कितनी 6 प्लस 9, तो आपने यहाँ से देखा ये कितना हो जाएगा 6 8 जा 48, 1080 9। ये एक ऐसा नंबर है जो 15 को 18 को और 36 को भाग देने पे रिमाइंडर देगा 9 और कंप्लीटली डिविजिबल है किससे 11 से। या फिर आप लोग ऑप्शन से भी एक चीज़ देख सकते थे, क्या कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 11 से। कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए मतलब ऑप्शन मस्ट फॉलो 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो आपने देखा कि यार 11 के डिविजिबिलिटी रूल में होता क्या है कि सम ऑफ इवन डिजिट
माइनस सम ऑफ ऑड डिजिट, हमेशा 11 से कटता होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आपने देखा कि यार अगर मैं ऑड डिजिट जोड़ूँ 9, इवन डिजिट 0, 9 माइनस 0 कितना 9, तो क्या ये 11 पे कटेगा? नहीं कटेगा, ऑप्शन गलत। फिर आपने देखा 1 और 7 8, 0 और 1 1, 8 माइनस 1 7, ये भी नहीं जाएगा। आपने ये देखा कितना 1 और 8 9 9, तो आपने देखा 9 माइनस 9 0, 0 क्या 11 पे कटता है? हाँ बिल्कुल, 0 जो है 11 को काटेगा, आंसर आपका 0 आएगा। फिर आपने देखा ये वाला कितना 9 और 2 11, 6 और 1 7, 11 में से 7 गए 4, नहीं ये ऑप्शन में नहीं लगता। मतलब ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं अगर आप ऑप्शन से करोगे, और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 1089। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे वैल्यू रख के करना चाहें यहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं यहाँ पे वैल्यू रख रहा था, इसलिए क्योंकि आप पहले तो k से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 के मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, फिर 9 को जोड़ के जब आप 11 से डिविजिबिलिटी दोगे तब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए नहीं आपको ये चीज़ बताई मैंने। ठीक है, क्वेश्चन में बोला द वैल्यू ऑफ 6.3, ये सारी चीज़ दी है, इज इक्वल टू कितना होगा। आपने देखा कि यार 6.35 को मैं अगर देखूं 6.35 को, मान लीजिए एक पैटर्न अगर मैं देखूं, पैटर्न ऑब्जर्व करूं, तो ये क्या लिखा है, मैंने क्या देखा 6.35 को अगर मैं a मान लूं, 3.65 को अगर मैं b मान लूं, तो ऊपर लिखा हुआ है a क्यूब, नीचे लिखा है b क्यूब, और अगर मैं पॉइंट को अभी भूल जाऊं, अभी के लिए मैं अगर पॉइंट को भूल जाता हूं, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख सकता हूं, क्या कि यार यहाँ पे a स्क्वायर है, फिर b स्क्वायर है, फिर माइनस ab है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैं पॉइंटों को भूल गया था, या फिर अगर आपको पॉइंट भी रिमेंबर रखने हैं तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग बाहर निकाल लीजिए। आप क्या कीजिए, आप यहाँ से 10 जब बाहर निकालेंगे, 10 नहीं 100, मतलब हर एक में से, इसमें से 10 बाहर निकाला, इसमें से 10 बाहर निकाला, मल्टीप्लाई, तो आपने देखा ये जो लिखा हुआ है 6.35 इंटू 10 लिखा हुआ है 63.5। आपने क्या देखा, आपने देखा कि यार मैं इसको 6.35, इसको भी 6.35, इसको 3.65, 3.65, इसको 6.35 और इसको 3.65 अगर मुझे बनाना है, तो मैं अगर इसको 100 कॉमन ले लूँ यहाँ से, मैंने देखा यहाँ पे अगर मैं 100 कॉमन ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 100 कॉमन, तो मैंने देखा ऊपर लिखा हुआ है प्रॉपर a क्यूब प्लस b क्यूब, नीचे लिखा है प्रॉपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अब आपको पता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, नीचे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab लिखा हुआ है। आपने देखा ये तो वास्तव में कट ही रहा था। फाइनली आपके पास है क्या, a प्लस b, a किसको माना आपने 6.35 को, b किसको माना 3.65 को, आपने जब जोड़ा दोनों को तो आपका आ गया आंसर 10। तो आपने देखा कि आपने दोनों में से 10-10 निकाल के, मतलब 100 का डिवीजन छोड़ा हुआ है अभी, तो आप क्या करो 10 को डिवाइड कर दो 100 से, तो आपने देखा 1/10, आपका आंसर कितना आ गया 0.1। इतना सब आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। इसको सर्ट्स एंड इंडिसेस का भी क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है, सिंप्लीफिकेशन का भी, और अलजेब्रा का तो माना ही जाता है क्योंकि अलजेब्रा का इसमें फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपने देखा रेडियस आपको दे रखी है, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है 2πRh, 2πRh की वैल्यू कितनी 880, मतलब ये 440 हो गया। अब पाई आपने देखा 22/7 14, तो ये गया 2 पे, ये गया 10 पे, हाइट आपके पास 10 आ चुकी है, हाइट आपके पास 10 आ गई। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, πr²h किसका, सिलेंडर का। आपने देखा 22/7, रेडियस 14, हाइट कितनी 10, आप इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 44 × 140। तो 44 को जब मैं 14 से मल्टीप्लाई दूँ यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 14 चौक 56, 6160 विल बी आर करेक्ट आंसर। या फिर आप लोग एक चीज़ देख सकते थे क्या, पर ये चीज़ अब मान के चलना आपकी फॉलो नहीं होगी। मतलब अगर आप देखो कि ऑप्शन में आपको 11 का मल्टीपल मिल जाए, मतलब आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, किससे, चारों ऑप्शन से। पहले ऐसा होता था जब सीफी एग्जाम बनाती थी तब ऐसा होता था कि वो चारों में से एक ऑप्शन 11 का मल्टीपल दे देता था। अगर किसी को मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता है वो तब भी सॉल्व कर देता था, नहीं आता था तब भी। अब का टाइम ऐसा है, आप चारों ऑप्शन मिला के देख लेना। अब का टाइम ऐसा है, चारों ऑप्शन में आपको डिविजिबिलिटी रूल शो होता दिखेगा ही, मतलब 11 का मल्टीपल आपको हर कोई मिलेगा इसमें। ठीक है, तो इन चक्कर में मत पड़ना मेंसुरेशन के क्वेश्चन में खास तौर पे। अगला क्वेश्चन में दिया है क्या कि ट्रिग्नोमेट्री की एक इक्वेशन दे दी। आपको पता है यार कि टेंस थीटा जो होता है,
टेन थीटा जो होता है वो कॉट 90 माइनस थीटा होता है। सबको पता है, जब ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लेंगे क्या, टेन थीटा जो होता है कॉट 90 माइनस थीटा होता है। मतलब मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ क्या कि ये लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर 90 में से 33 गया, कितना आ गया 57 डिग्री। अभी आपको पता है क्या कि तीन इक्वेशंस होती हैं क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपने यहाँ से देखा कि ये लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से पहली इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन में पहली वैल्यू को सॉल्व करके आपका 1 आ गया। दूसरी बात cos 90 कितना होता है 0। तीसरी बात आपको पता है क्या कि यार एक आइडेंटिटी होती है 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो। आपने देखा 66 और 24 को जोड़ू 90, तो 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 हो गया। तो आप लोग दोनों साइड अगर स्क्वायर भी कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, 1 का स्क्वायर 1। तो आपने देखा यहाँ से भी वैल्यू आपकी y आने वाली है, मतलब इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू 1 आने वाली है, y से मल्टीप्लाई करोगे तो y आ जाएगा। या फिर एक और चीज़ बंदा देख सकता था यहाँ से क्या कि मैंने अभी बताया क्या टेन थीटा जो होता है कोट 90 माइनस थीटा होता है, तो आप इसको बोल सकते हैं क्या कॉट स्क्वायर 66 डिग्री। अब आपको पता है कॉट स्क्वायर 66 डिग्री क्या होगा, 1/10 स्क्वायर 66 डिग्री, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है 1/10 थीटा। तो आपने देखा कि ये लिखा हुआ है 1/10 स्क्वायर 66 डिग्री, तो ये कट गया, तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इधर आ गया तो 3y/2, इधर 4, तो यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास 8/3 आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, पहली क्लास में टाइम एंड वर्क की बता दिया था। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको पता है कि ए का टोटल टाइम 15 घंटे दिया, बी का 18 घंटे। टोटल वर्क निकाल लेंगे कैसे, एलसीएम लेके। आपको पता है एलसीएम आएगा कैसे, आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9 × 2 × 5, तो 9 × 2 × 5 कितना हो जाएगा 90। एलसीएम जब आप इसका लोगे तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा, ये आपका टोटल टाइम है। 1 आवर वर्क निकाल लेंगे क्योंकि यूनिट आर में है। तो आपने देखा ये बहुत अच्छे से ट्रिक सारी आपको समझाई हुई है, आपको पता ही है। अब आपको बोला है कि दोनों पाइप को साथ में खोल दिया गया, तो ये बताइए पाइप एंड सिस्टम का कोर क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट सारे पाइप एंड क्वेश्चन, मतलब पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे ही हैं। तो आपने देखा कि पाइप ए ने 15 घंटे में भर दिया, पाइप बी ने 18 घंटे में भर दिया। तो आपने यहाँ से एक चीज़ देखी कि अगर दोनों साथ में खोल दिए जाए तो टोटल टाइम कितना लगेगा। मैं कई बार बता चुका हूँ टोटल टाइम क्या होता है, टोटल वर्क बाय 1 आवर वर्क। हमारा 1 आवर वर्क कैसे आया था, हमने क्या किया 1 आवर वर्क को ऊपर ले गए, टोटल टाइम को नीचे ले गए। तो 1 आवर वर्क कैसे निकाला हमने, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क बाय टोटल टाइम 90 पर डिवाइड बाय 15 किया 6 आ गया, 90 डिवाइड बाय 18 किया 5 आ गया। तो आपने देखा अब आपको टोटल टाइम निकालना, तो क्या आएगा टोटल वर्क बाय 1 आवर वर्क। किस किस का, दोनों का, क्योंकि दोनों पाइप खोले गए हैं, दोनों ने एम्प्टी टैंक को भरना है। तो आपने देखा 6 + 5 कितना 11 आ जाएगा। कराने की ज़रूरत नहीं थी वैसे क्वेश्चन, पर ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है ए और बी दो बंदे हैं। ए जो है 10 दिन में काम कर देता है किसी काम को, बी जो है 5 दिन लेता है किसी काम को करने में। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाय सी। ये क्वेश्चन भी मैं आपको सारे करा चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। देखो ए 10 दिन में काम करता है, बी 5 दिन में काम करता है। तो आपको पता चल गया कि ए और बी का टोटल टाइम कितना है 10 और 5। आपने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 10 और 5 का एलसीएम कितना 10 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया 10। 1 डे वर्क कितना आ गया, ए का 10/10 1, 10/5 2। तो आप एक चीज़ यहाँ से देख रहे हैं क्या कि दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days। आपने देखा एक दिन का काम ए का कितना 1, बी का कितना 2, दोनों का मिला के एक दिन का काम कितना हो गया 3। दोनों ने 2 दिन काम किया है, तो एक दिन का काम 3, तो 2 दिन का काम कितना 6। आपने यहाँ से देखा कि 6 काम तो हो गया, तो रह कितना काम गया 4 काम रह गया। अब 4 काम करना किस किस ने है, आपने देखा बी तो चला गया, ए तो वहीं का वहीं है, सी आ गया। आपने क्या किया सी के ना 1 डे वर्क को, ठीक है, सी के 1 डे वर्क को छोटा सी मान लिया आपने, 1 डे वर्क ऑफ सी आपने लेट कर लिया कितना सी।
ठीक है, आपने देखा कि टोटल वर्क बाय वन डे वर्क टोटल टाइम कितना लग रहा है कि जब सी आ गया तो नेक्स्ट 3 डेज, मैंने आपको बताया था वीडियो में नेक्स्ट और मोर का कंसेप्ट कि नेक्स्ट और मोर वो देगा ही, वो चीज़ मैंने वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। आप अभी ध्यान रखेंगे क्या कि नेक्स्ट और मोर में क्यों दे रहा है वो क्वेश्चन में, वो इसलिए दे रहा है नेक्स्ट और मोर क्वेश्चन में ताकि आप समझ पाए कि 2 डेज अलग लगे हैं, उसके अलावा 3 दिन लगे हैं, उससे अगले 3 दिन लगे हैं काम खत्म होने में। तो आपने देखा काम खत्म होने में 3 दिन लगे। अभी आप इसको सॉल्व कर ले, आपने देखा कि 4/3 1 + c लिखा हुआ है, c की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, मतलब c का जो वन डे वर्क था वो कितना आ गया 1/3। अभी आपको बोला है कि C जो है 60% जॉब कितने टाइम में ख़त्म कर देगा। C का टोटल टाइम पूछा है, C का टोटल टाइम पूछा है कि 60% काम, 10 काम है टोटल, इसका 60% पहली बात तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अभी इतना काम करना है, एक दिन में C कितना काम करता है 1/3, आपको पता है टोटल टाइम आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा टोटल वर्क C को करना कितना है 10 × 60/100 बाय वन डे वर्क। तो आपके पास टोटल टाइम आ गया, C का सॉल्व कर लो, 6 ऊपर 3 चला गया, 18 डेज लगेंगे C को काम खत्म करने में। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एज का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एज का बहुत सरल क्वेश्चन आता है। जब मैंने एज का आपको कॉन्सेप्ट कराया था तो आपने देखा कि 7 साल पहले ए और बी की एज का रेशो कितना है 4:5। अभी 8 साल के बाद, मतलब प्रेजेंट टाइम अभी चल रहा है, उससे 7 साल पहले की बात हुई और उससे 8 साल बाद की बात हुई, तो आपने देखा यहाँ पे कितना 9:10। अभी आप लोगों को क्या करना है, आपको पता है कि दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 15 साल, मतलब अभी से 7 साल पहले की बात हो रही है, अभी से 8 साल बाद की बात हो रही है, तो आपने देखा टोटल कितने टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है 15 साल की। आपने देखा दोनों में 15 साल तो कॉमन है, क्या दोनों की रेशो का डिफरेंस कॉमन है। पहले था 5 बाद में हो गया 10, डिफरेंस कितना 5, पहले था 4 बाद में हो गया 9, डिफरेंस कितना 5। हाँ, दोनों का डिफरेंस इक्वल है। जब दोनों का डिफरेंस इक्वल हो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। आपने देखा कि दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5, एज में डिफरेंस कितना है दोनों रेशो के, आपने देखा ये था 7 साल पहले, ये है 8 साल बाद, तो डिफरेंस कितना हुआ। और हैंस पहचानने का तरीका, किसी को हैंस का मतलब ना समझ आए, या तो वो इक्वेशन हिंदी की देख ले या फिर वो विल से समझ ले कि विल मतलब फ्यूचर, मतलब वो फ्यूचर की बात बता रहा है कि 8 साल बाद की बात, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने बताई हैं। तो आप लोग देखें कि 4 से 9 बना, 5 से 10, तो आपने देखा गैप कितना आ गया रेशो के हिसाब से 5, और वास्तव में गैप कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना है 15 साल। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू 3 साल हो गई, 4 की वैल्यू 12 साल, 5 की वैल्यू 15 साल, ठीक है। अभी सम ऑफ देयर प्रेजेंटेज बोला है, आपने देखा कि ये जो 4 की वैल्यू निकाली है 7 साल पहले की वैल्यू है, तो प्रेजेंट एज जो होगी ए की वो कितनी हो जाएगी 12 + 7 कितना 19। प्रेजेंट एज ऑफ बी 15 + 7 कितना 22, दोनों को जोड़ दो बड़े आराम से, 41 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, 9 की वैल्यू निकाल के 10 की वैल्यू निकाल के 8 माइनस कर देते, क्योंकि 9 और 10 की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो 8 साल बाद की एज है, तो प्रेजेंटेज कैसे आ जाएगी 8 साल माइनस आपको करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये है, इसका एक बेसिक अप्रोच है और मैं आपको बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच बताता हूँ। इसका बेसिक तो सारे इसका कर ही लेंगे, ठीक है, बेसिक तो मैं मुँह से बता दूंगा कैसे होगा। बेसिक तो ऐसे होगा कि आप लोग क्या करेंगे, ये जो 12A बनाएंगे, 12B बनाएंगे और 24C बनाएंगे माइनस का, फिर उसको राइट हैंड साइड ले आएंगे। राइट हैंड साइड ले आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है A - 6 का स्क्वायर, फिर लिखा है B - 6 का स्क्वायर, फिर लिखा है C + 12 का स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। मतलब पहले क्या करना है, इसकी ब्रैकेट खोलनी है, ब्रैकेट खोलने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड में बात लेके आने, उसके बाद आपको A का मतलब इस ए को फिर इस ए से आपको रिलेट करना है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे आसान, सबसे आसान एक अप्रोच बताता हूँ, एक स्टेप की सिर्फ। आप इसमें क्या कीजिए, आप बाहर 2 रहने दीजिए, अंदर क्या बचा 6A 6B 12C, ठीक है। अब
ए बी सी की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, सिर्फ ऐसे वाली इक्वेशन में जहां इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस जो भी वैल्यू हो, और आगे आपको इक्वल टू के बाद, मतलब राइट हैंड साइड में इक्वल टू के बाद 2 के मल्टीपल ब्रैकेट के अंदर जो ए बी सी का कॉफिशिएंट हो वो ही ए बी सी की वैल्यू है। मतलब ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू -12 है। ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू -12 है। और ये होगा तभी जब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ कोई नंबर 2 एक्स ए एक्स बी वाई बी सॉरी जेड सी, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ से a की वैल्यू कितनी x, b की वैल्यू कितनी y, c की वैल्यू कितनी z, और अगर ये n+n यहाँ ना देके यहाँ दे देता तब भी यही रहता। ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। छिक छिक 36 और फिर अंदर c माइनस का 72, फिर c और a आ गया, c और a आया तो -72, तो आपने देखा ये तो कट गया। 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है ए की सैलरी जो है बी की सैलरी से इतना ज़्यादा है। आपको मैंने बताया था कि रेशो से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही हो, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, बी के, तो बी को मान लो 100, ए को क्या मानना पड़ेगा 160। क्यों? क्योंकि ये 60% ज़्यादा है। आपने देखा 100 आपने बी की सैलरी मान ली, तो आपने देखा कि 60% कितना हो गया इसका 60, और 60% ज़्यादा है, मतलब 100 से 60 ज़्यादा है, तो कितना हो गया 160। तो आपने एक चीज़ यहाँ से देखी क्या कि ए और बी की सैलरी का रेशो कितना है 8:5। क्वेश्चन में बोला है बाय व्हाट परसेंटेज बी की सैलरी ए की सैलरी से कम है। तो आपने देखा कि क्या बात हो रही है कि कितनी कम है, 3। किस से? ए की सैलरी से। किस से बात हो रही है? मैंने आपको बताया था जिसकी बात होती है उसको लेते हैं न्यूमरेटर में, जिस पर बात होती है उसको लेते हैं डिनोमिनेटर में। आपने देखा कि लेस देन और मोर देन मतलब दोनों के डिफरेंस की बात हो रही है। क्वेश्चन में क्या दिया? लेस देन। आपने देखा लेस देन है मतलब दोनों का डिफरेंस दे रखा है। अगर वो मोर देन भी देता तब भी वो दोनों का डिफरेंस ही दे रहा था। ये चीज़ बहुत समझने की है। लेस देन, मोर देन, हायर देन, लोअर देन, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं क्रिएट करती है, एक डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने बताई हुई हैं, खुद के assumptions हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे क्या कि बी की सैलरी जो है ए की सैलरी से कितनी कम है। आपने देखा 3 कम है। किस की सैलरी से कम है? ए की सैलरी। तो आपने देखा ए पे बात हो रही है, तो 3/8 इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो सबको पता है 37.5% होता है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें मुश्किल। क्वेश्चन में दिया पार्टनरशिप का क्वेश्चन, ए बी और सी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इतना इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इफ बी इज अ शेयर इन द प्रॉफिट अर्नड बाय इतना, टोटल प्रॉफिट बताना है। आपको पता है कि यार प्रॉफिट का रेशो जब भी मैं बताता हूँ तो क्या होता है, अगर इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों गिवन है तब तो ये रेशो बनता है, मतलब इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों में से कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तब तो ये फॉर्मूला बनता है। और अगर आपको बोला जाए टाइम कांस्टेंट है या टाइम इक्वल है या टाइम दिया ही ना जाए, तब तो वो रेशो रह जाता है सिर्फ इतना। या फिर अगर वो बोले आपको क्या कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, मतलब इन्वेस्टमेंट इक्वल है, टाइम में वेरिएशन है सिर्फ, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका रेशो बना देंगे TA रेशो TB रेशो TC। अभी आपको दिया, देखो टाइम का कोई डाटा नहीं आपको दिया, टाइम का डाटा नहीं दिया तो हमें ज़रूरत भी नहीं, हम इन्वेस्टमेंट के डाटा से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपने देखा 13,750 लिखा है, 16,250 लिखा है, 18,750 लिखा है। ठीक है, अब ये 25 पे जाएगा बड़े आराम से, तो आप देखेंगे यहाँ पे 25 पे जब ये जाएगा सॉल्व करके, तो फाइनली जो रेशो तैयार होगा ना उसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग। फाइनली जो रेशो तैयार हो 11:13:15 तैयार होना है। ठीक है, तो आपने देखा प्रॉफिट रेशो ए, प्रॉफिट ऑफ बी रेशो प्रॉफिट ऑफ सी कितना है 11:13:15। आपको बोला है बी का प्रॉफिट जो है वो कितना है 5200 रुपये। आपको 13 की वैल्यू 5200 दे दी तो एक की वैल्यू 400 आ गई। आपसे पूछा टोटल प्रॉफिट कैसे बताएंगे, 11 और 13 24 और 15 39 की वैल्यू पूछ रहा है, 39 × 400। तो आपको पता है 39 × 400 अगर वो आपसे करा रहा है तो 15,600 आपका आंसर आ जाएगा। दैट मच सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है।
4 से 5 क्वेश्चन मुश्किल हैं शिफ्ट के, मुश्किल भी नहीं है, मतलब ये है कि हाँ ठीक है टाइम लगता है, पर इतने भी मुश्किल नहीं है कि सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चन एग्जाम में बैठ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। अब देखो एक फॉर्मूला तो इसका ये है कि पहली बात तो आपको पता है कि अगर आपको 2 डिस्काउंट गिवन हो, मान लीजिए एक है X%, दूसरा है Y%, और आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? X + Y - XY/100, ठीक है। फिर 2 से जो आ जाए आपकी वैल्यू Z%, फिर वो तीसरे के साथ आप सॉल्व कर लो, तब आपका आंसर बिल्कुल आराम से आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहले 22 और 17 को सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आएगी उसको 11 के साथ सॉल्व कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। वरना दूसरा तरीका ये है, आप लोग क्या करें, आप लोग मार्क प्राइस को 100 लेट कर लें। आपने देखा कि मार्क प्राइस था 100, ठीक है। अब उस पर 22% डिस्काउंट दे दिया, मतलब मार्क प्राइस की 78% वैल्यू पे बेचा। आपने देखा है क्या, मान लीजिए सेल चल रही है, कहीं सेल चल रही है क्या 40% पे, आपने देखा कि यार प्यूमा के जूते थे कितने के 4000 के, आपको 40% ऑफ दे दी, मतलब वो 40% रेट गिर रहा है, मतलब शॉपकीपर जो है या ब्रांड जो है 40% रेट गिर रही है। तो वास्तव में रेट है इसका अपने आप में 100%, 40% गिर दिया तो रह कितना गया 60%। ऐसे ही आपने देखा 22% डिस्काउंट है, मतलब 22% रेट गिरा है, तो रह कितना गया रेट, खुद का रेट है 100%, 22% गिर दिया तो 78, ठीक है। ये पहले डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस आ गया, या फिर पहले डिस्काउंट के बाद मार्क प्राइस भी कोई बोलना चाहे। फिर इस पे ये जो पूरा सॉल्व करके आया, इस पे 17% मतलब 83 वैल्यू पे बेच रहा है इसकी। फिर इस पूरे की कितनी वैल्यू पे बेच रहा है, 89% वैल्यू पे, क्यों 11% डिस्काउंट दे दिया। अब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे, जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आएगा 57.6186, ठीक है। अब ये आपका सेलिंग प्राइस आ चुका है, मार्क प्राइस ये, सेलिंग प्राइस ये, ठीक है। जब आप मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे देंगे, मतलब आपने जब 4000 का जूता 60% पे बेच दिया, मतलब कितने का 2400 का, ये 2400 क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस आ गया। तो सॉल्व करके यहाँ से ये भी सेलिंग प्राइस आया आपका। अब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिस्काउंट कितना, नहीं सॉरी, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना। आपने देखा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर मैं डिफरेंस देखूँ, 10 में से 4 1 9 लिख लेता हूँ, 4 1 8 3 4 2, 42.3814 का उसको क्या मिला, डिस्काउंट मिला, ठीक है। और यही डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डिस्काउंट परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो डिस्काउंट बाय MP × 100 करते हैं। अब MP को 100 ही माना हुआ है, 100 से 100 कट ही जाना है, तो डिस्काउंट परसेंट की जो वैल्यू आई, वो जो डिस्काउंट आया उसी की वैल्यू आएगी। या फिर आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे क्या, कि आपने मार्क प्राइस 100 मान लिया, उसके बाद जब सेलिंग प्राइस आपने निकाला, जब दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो जो वैल्यू आई वो ही डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू है, कितनी आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 42% ही वैल्यू आ जाएगी। क्यों, राउंड ऑफ जब करेंगे 42% आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा आसान है। आपने देखा 8 24 ऊपर बचा 16, ये कितना 28, 7 7 तिया 21, 21 में से 16 गए कितना, 1 आ गया। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आ गया, क्वेश्चन में दिया एवरेज वेट ABC का कितना है, 65 किलो। आपने देखा कि टोटल कितना आ जाएगा ABC का, 65 × 3, ठीक है। फिर A और B का एवरेज दे रखा कितना, 63.5, तो टोटल कितना आ जाएगा 63.5 × 2। आपको सबको पता होगा ना ये चीज़ कि एवरेज वेट हम निकालते कैसे हैं। एवरेज वेट का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल वेट बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे टोटल वेट निकाल लिया, किसका, ABC का। कैसे निकाल लिया, एवरेज वेट टोटल नंबर ऑफ पीपल। आपने देखा एवरेज वेट 65, बंदे कितने हैं, ABC 3 बंदे, A और B 2 बंदे, एवरेज वेट इतना, तो A और C एवरेज कितना 67.5, टोटल कितना वेट हो गया A और C का। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आपने देखा 63 63 126 127 आ गया। यहाँ से देखा 67 67 कितना हो जाएगा, 17 5
135 आ जाएगा। ठीक है, तो 135 आ गया तो आपने यहाँ से देखा कि टोटल जब आपने किया, यहाँ से टोटल किया तो 2a + b + c लिखा हुआ है, 7 5 12 6 262। ठीक है, और a + b + c की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, आपको पता है कि ये कितना लिखा था, 195 लिखा था ये। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दो, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से फर्स्ट इक्वेशन जब आप घटा दोगे, सेकंड में से जब आप फर्स्ट इक्वेशन घटा दोगे तब आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड तो a बचेगा, b और c दोनों कट गए, 2a में से a गया, a रह गया, और इधर जब आप माइनस करोगे 195 जब इसमें से जाएगा 7 6 67 kg आपका आंसर आ जाएगा। a का वजन जो है कितना, 67 किलो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और एक और इसका बन सकता है, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं इसको, वेट अ सेकेंड। देखिए ये बहुत ट्रिक ऑफ ट्रिक है इसकी, और इन सारी वीडियो में वैसे आपको ट्रिक ही बता पाऊंगा, पर इसमें सोच रहा हूँ कि ट्रिक ऑफ ट्रिक बता दूँ आपको। देखो बहुत आसान है, हम इसको अगर इतने को सॉल्व भी ना करें ना तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, हमने यहाँ से देखी एक चीज़ क्या कि a + b + c 65 kg इसका एवरेज है। ठीक है, आपने देखा कि a और b का जो एवरेज है वो कितना है, 63.5, मतलब इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना है, 63.5। तो मतलब इससे कितना कम है, 1.5, एक का 1.5 कम तो 2 का कितना कम, 3 कम, तो मतलब C ने 3 डोमिनेट किया होगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं क्या रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि A और B का जो एवरेज वेट है ना वो 63.5 है, मतलब A B C से कितना कम है, 1.5 कम है। तो A का भी 1.5 कम, B का भी 1.5 कम, तो टोटल कितना कम हो गया, 3। और वो 3 दिया किसने होगा, C ने दिया होगा ना, तभी जाके वो कंपनसेट हो पाया और एवरेज बन पाया कितना, 65। ठीक है, यहाँ से हमारा C का वेट आ गया, B का निकालते हैं। चलो, हमने देखा A और C का एवरेज वेट कितना है, 67.5, कितना ज़्यादा है, A B C से 2.5 ज़्यादा है। आपने देखा A और C का 2.5 ज़्यादा, मतलब A का 2.5 ज़्यादा, C का 2.5 ज़्यादा, टोटल कितना ज़्यादा हो गया, 5, टोटल हो गया आपका 5 ज़्यादा। तो आपने ये 65 बनाने के लिए ये 5 दे किसको दिया होगा, B को। तो आपने देखा कि 65 में से जब 5 जाएंगे तो कितना रह जाएगा, 60। अब आपके पास B का वजन आ गया, C का वजन आ गया, तो A का वजन निकालना बड़ा आसान है। आपने देखा कि B का वजन कितना है, 60, इसमें से 60 गया, कितना रह गया, 135। इसमें से C का वजन निकाल दो तो 67 kg, ये A का वेट आ गया। ये इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बोला सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल है ABC। ठीक है, अब इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है AB को सर्कल R पे टच करता है, BC को P पे, AC को Q पे। AQ की वैल्यू दे दी आपको 3.5 सेंटीमीटर, PC की वैल्यू दे दी 4.5 सेंटीमीटर, BR की वैल्यू दे दी कितनी, 7 सेंटीमीटर। आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप लोग कुछ ना करना, आप लोग इन तीनों का एडिशन करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अभी बताता हूँ कैसे। आपने इन दोनों का, तीनों का एडिशन किया, इन दोनों का किया, पहले कितना हो गया, 8 और 7 15 दूनी 30 ही आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, आपको पता है कि जब सर्कल एक बनता है, इसके ऊपर अगर एक पॉइंट से टेंजेंट खींची जाए, एक सेकेंड, ठीक है, एक सर्कल बनता है तो इसके ऊपर अगर एक पॉइंट से टेंजेंट खींची जाए, एक सर्कल है, अब एक पॉइंट है, इससे इस पे टेंजेंट खींची, फिर यहाँ पे खींच दी,
तो आपको पता है कि एक पॉइंट से जब एक सर्कल के 2 पॉइंट्स पे, मतलब सर्कमफ्रेंस की 2 पॉइंट्स पे जब टेंजेंट खींचे जाते हैं तो इन टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। आपको पता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट पे अगर एक आउटसाइड द पॉइंट, मतलब आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट है, वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट खींचता है तो आपको पता है दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक B से R, B से P टेंजेंट है किस पे, इस सर्कल पे, तो आपको पता है BR और BP की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। साथ साथ ये 4.5 ऐसे ही, क्योंकि CQ और CP जो है टेंजेंट है एक सर्कल पे सेम पॉइंट से, तो दोनों की वैल्यू इक्वल। अब आप जोड़ लो इन दोनों का, मतलब आपने लेंथ जोड़नी है, तो लेंथ जोड़नी है तो आपको इन 6 की वैल्यू जोड़नी पड़ेगी, तभी आपका पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन 6 लेंथ को जोड़ना है। क्यों? क्योंकि AB AR और BR से जुड़ के बनी है, BC BP और PC से, AC जो है AQ और QC से जुड़ के बनी है। तो आपने देखा कि 7 + 4.5 + 3.5 का दुगना दिया हुआ है, वही चीज़ मैंने आपको इनिशियली बता दी थी। ये आपका पेरीमीटर आ गया, और पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है, हमेशा सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दे दिया, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आपको दे दिया। अब आपको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दे दिया, आपको पता चल गया कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी होती है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और आपको पैरामीटर की वैल्यू भी पता चल गई। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का पैरामीटर और रेक्टेंगल का पैरामीटर इक्वल है। स्क्वायर के पैरामीटर की वैल्यू कितनी है, 40 मीटर, तो रेक्टेंगल के पैरामीटर की वैल्यू भी कितनी हो गई, 40 मीटर। अभी आपको बोला ब्रेड्थ जो है ना वो 2/3 है लेंथ के, सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व किया तो 5/3 आ गया, 10/3 L 40 मीटर, लेंथ जो है 12 मीटर आ चुकी है। ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ जो है वो कितनी आ जाएगी, 2/3 × 12 8। अभी आपको बोला क्या, आपको बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए, मतलब 12 × 8 96। एरिया होता क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम लोग ना इसको रेशो से भी कर सकते थे। कैसे? आपने देखा कि लेंथ जो है ना, आपको क्या बोला है, ब्रेड्थ जो है वो 2/3 ऑफ लेंथ है, तो आपको पता चल गया ब्रेड्थ और लेंथ का, या लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो कितना है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो कितना हो गया, 3:2। ठीक है, आपको पता है कि जब रेक्टेंगल का हम पैरामीटर गिनते हैं, ठीक है, तो 2 बार लेंथ आती है, 2 बार ब्रेड्थ आती है, जैसे कि इस फॉर्मूले में आई हुई है। तो आपने देखा कि 1 बार लेंथ 3, तो 2 बार लेंथ कितनी हो गई, 6। 1 बार ब्रेड्थ 2, तो 2 बार ब्रेड्थ कितनी हो गई, 4। 6 और 4 कितना हो गया, 10। 10 की वैल्यू आपको 40 दे दी। ठीक है, 10 की वैल्यू आपको 40 दे दी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4। 1 की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है। ठीक है, तो आप लोग 3 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 12। 2 की वैल्यू 8, 12 × 8 कितना हो गया, 96। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में बोला है एक सर्कल है, उसका एक सेंटर है O, एक पॉइंट है P बाहर से टेंजेंट के लिए खींचा गया है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। A और B पॉइंट जो है सर्कल पर है, सच दैट APB, मतलब ये एंगल जो है 128 डिग्री है। अब आपको पता है कि टेंजेंट जो है ना हमेशा सेंटर के साथ जो है 90 डिग्री एंगल बनाता है, सबको पता होगी ये चीज़। ठीक है, 90 टोटल एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के टोटल एंगल का जोड़ कितना होता है, मतलब सभी एंगल के, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जोड़ कितना होता है, 360। 90 तो ये हो गया, 180 ये चला गया, तो रह कितना गया, 180। अब 180 रह गया, तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता लग रही है कि ये 128 हो गया, तो इसके सामने वाला एंगल कितना हो गया, 52 डिग्री हो गया। अब आपको बोला है कि एंगल OAB बताइए, तो आपको पता है कि OAB बताने के लिए मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाली चीज़ बतानी है। आपको पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब ये थीटा और ये जो थीटा ये आपस में इक्वल रहने वाले हैं। आपको एक चीज़ पता है, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आपको पता है क्या, आपको पता है कि जब 2 साइड्स इक्वल हो जाती है ना,
तो इनके सामने वाले, इस साइड के सामने ये वाला एंगल, इस साइड के सामने ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो आपने देखा कि OAB एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है, OAB एक ट्राइंगल बन गई। उसके बाद आपने देखा कि OA और OB तो इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि रेडियस है, रेडियस है, इक्वल है, तो आप लोग समझ गए कि एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA हो जाएगा। तो आपने देखा दोनों को थीटा मान लिया। अब 2 थीटा प्लस 52 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री दे रखा है आपको। तो यहाँ से जब आपने सॉल्व किया 64 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है पाइप AB जो है फिल करते हैं टैंक को 16 और 24 घंटे में, वेयर एज पाइप C जो है 40 घंटे में खाली करता है। ऑल 3 पाइप को खोल दिया गया, तीनों पाइप को साथ में खोल दिया गया, बट पाइप A को 10 घंटे बाद बंद कर दिया गया। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल्ड, कितने घंटे में जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब 10 घंटे के बाद जो टाइम लगना है वो बताना है आपको। तो आपने देखा कि A को टाइम लग रहा है कितना 16 आवर, B को लगना है कितना 24 घंटे, C को खाली करने में आप लोग लिख लेना ब्रैकेट में कि ये फिल करेगा, ये फिल करेगा, ये खाली करेगा, क्योंकि आपको इनकी डायमेंशंस या फिर आप कह सकते हो साइन इनके उल्टे रखने हैं। आपने देखा 16, 24 और 40, इसका एलसीएम कितना आ जाने वाला है? 16 तिया 48, 48 पंजे 240, तो इसका एलसीएम जो है 240 आ जाएगा। ये 16 पे कितना 15 पे गया, ये गया 10 पे, ये गया 6 पे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता लगी क्या कि तीनों पाइप को साथ में खोल दिया गया, मतलब इसने भी भरना है, इसने भी भरना है, इसने खाली करना है। आपने एक चीज़ देखी कि 1 घंटे में काम होगा कितना, 15 भरा जाएगा, 10 भरा जाएगा, A और B तो भरेंगे, C खाली करेगा। तो आपने देखा कि 1 घंटे में 25 भरेगा, 6 खाली होगा, मतलब ओवरऑल 19 भरा जाएगा। आपने क्या देखा? आपने देखा कि 10 और 15 25 भरा जाएगा, जिसमें से 6 खाली हो जाएगा। तो ओवरऑल भरा कितना गया? 19 भरा गया। 10 घंटे में कितना भरा जाएगा? आपको पता है 1 घंटे की बात करी थी, 19 भरा गया। 10 घंटे में कितना? 190 भरा गया। अब 190 भरा जा चुका है, तो रह कितना गया भरना? 50 भरना रह गया। अब आपको पता है A को कर दिया बंद, A को कर दिया बंद, तो B और C चालू रह गए। आपने देखा B जो है 10 भरता है, C जो है 6 निकाल देता। तो इन डिटेल मतलब इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि जो भरा गया वो कितना भरा गया? 4 भरा गया। आपने क्या देखी एक चीज़, आपने देखा कि B जो है 1 घंटे में 10 भरता है, C जो है 1 घंटे में 6 खाली कर देता है। तो 10 भरा गया, 6 खाली कर दिया गया, मतलब भरा कितना जा रहा है? 4 ही भरा जा रहा है। तो आपको पता चला कि 1 घंटे में 4 भरा गया, भरना कितना है? 50। तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा कितना? 12.5 घंटे, ठीक है। तो ये रिमेनिंग टैंक को भरने में इतना टाइम लगा। अगर आपको बोल देता कि कंप्लीट टैंक को, या फिर टोटल टाइम कितना लगा, या फिर पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगा, तो आपने देखा 10 घंटे पहले भी भरा था, मतलब 10 घंटे पहले तीनों टूटियाँ ओपन थी, तीनों पाइप ओपन थे, और अभी 2 पाइप है। तो आपने देखा कि 10 घंटे पहले से काम चल रहा है, अभी 12.5 घंटे लगे, तो टोटल टाइम लगा कितना? 22.5 घंटे। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका जो बच्चा कंफ्यूज होता है वैल्यू पुटिंग में, वो तो क्या करे, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करे। आपको पता है कोस थीटा को साइन थीटा में चेंज करना मुश्किल है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग बड़े आराम से कोस स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हो। कैसे? ऐसे, ठीक है। या तो इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कॉस थीटा की 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, एक वैल्यू पॉसिबल होगी। क्यों? क्योंकि थीटा जो है 0 से 90 के बीच में, मतलब कॉस थीटा जो है पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू मान्य नहीं है। दूसरी चीज़ जो है आप वैल्यू माने, देखो कैसे। आपने एक चीज़ देखी पहले तो ऑप्शन से आपने एक चीज़ देखी क्या, कि कॉस थीटा और टेन थीटा जो है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब प्लस है बीच में, ठीक है। तो थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है, तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, टेन थीटा भी, और बीच में प्लस ही है, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है। अब दूसरी बात, आपने देखा कि कॉस थीटा की अगर मैं एक वैल्यू देख लूँ तो आपको एक चीज़ पता चलेगी क्या, आपको वैल्यू पता चलेगी कि 2 + √3 कुछ ऐसा ये देना चाह रहा है, कि ये कहना चाह रहा है कि जो वैल्यू है ना वो या तो 30 है
या 60 है या 45 डिग्री है। मतलब थीटा की वैल्यू जो है आपको पता है कि 10 60 डिग्री है, 10 30 डिग्री जो होता है √3 होता है, चाहे वो 1/√3 है चाहे √3 है वो, ठीक है, मतलब उसमें √3 आता है। और आपको पता है कि साइन में भी या कॉस में भी √3/2 वगैरह आता है। तो आपको इतनी चीज़ पता चल गई कि थीटा जो है ना 0 और 90 तो होगा नहीं, क्योंकि इक्वल टू का साइन है नहीं। थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है, तो 30 40 या 30 45 या 60 हम लोग मान सकते हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ से देखें, क्या देखें आप एक चीज़ देखें कि tan थीटा अगर 60 डिग्री हो तभी √3 जो है ना आएगा। देखो आप क्या करें, आप पहले तो थीटा रख के, थीटा 30 डिग्री रखें। थीटा आपने 30 डिग्री रखा तो आपने यहाँ से देखा कि 30 डिग्री कितना होता है 1/2, स्क्वायर कितना 1/4, 5 × √3/2। अब इसको सॉल्व करना 0 के इक्वल लाना मुश्किल है क्योंकि √3 आ चुका है, ठीक है। अब आप रखें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू आप 60 डिग्री रखेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे ये कितना आ गया, यहाँ से आ गया 3/4 -5 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपने देखा कि ये लिखा हुआ है -3/2 -5/2 -8/2 हो गया, -4 होगा तो 4 - 4 कितना 0। वास्तव में जो वैल्यू है थीटा की कितनी है 60 डिग्री। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो आप इसको ऑप्शन से भी बड़े आराम से कर सकते थे। कैसे? आप इसको ऑप्शन से देखते हैं कि 2 ऑप्शन तो आपके कट गए, 2 ऑप्शन आपके ये रह गए। इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये लिखा है 1 + √3/2, ये क्या लिखा है 1/2 + √3, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखें कि चाहे कोस थीटा को 30 रख लो, cos 45 रख लो, tan 45 रख लो, cos 60 और tan 60 रख लो, आप रख लोगे तो आप कभी भी ये वैल्यू तो ला ही नहीं पाओगे। रख के देख लो। आपने क्या किया, cos थीटा को मान लीजिए आपने पहले 30 रखा तो cos 30 डिग्री इतना आ गया, tan 30 डिग्री इतना आ गया, ठीक है। आपने थीटा को 30 डिग्री रखा तो cos 30 डिग्री इतना आ गया, tan 30 डिग्री इतना आ गया। अभी cos 45 रखो, ठीक है, ये भी कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो आप जब cos 60 + tan 60 रखेंगे तब आप एक चीज़ देखेंगे क्या कि cos 60 रखा कितना 1/2, tan 60 रखा कितना +√3, मतलब ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। और ऑप्शन ये भी नहीं लगना था, क्यों? क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये लिखा है 1 + √3/2 cos थीटा + tan थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू चाहे आप 30 30 रख दो, 45 45 रख दो, 60 60 रख दो, कभी भी 1 + √3/2 नहीं बनने वाला। रख के देख लेना चाहे तो आप ऑप्शन से भी बड़े आराम से कर सकते थे। डी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बोला इफ ईच साइड इज डिक्रीज्ड बाय इतना। आपको पता है एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब इनटू में है। इनटू में मतलब 2 बार डिक्रीमेंट होगा, एक बार लेंथ का एक बार ब्रेड्थ का। तो आपको पता है कि 2 बार किसी चीज़ को डिक्रीज किया जाए तो आपको पता वैल्यू क्या होती है, -x -y -xy/100, नहीं +xy/100। देखो अगर 2 चीज़ों को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है ये, 2 चीज़ों को लगातार डिक्रीज कर रहे हैं मतलब एक चीज़ को लगातार 2 वैल्यू से डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ को 2 वैल्यू से डिक्रीज कर रहे हैं मतलब 2% से इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू ये आ जाएगी, फॉर्मूला ये लगेगा। अगर एक वैल्यू को 2 चीज़ों से डिक्रीज कर रहे हैं इतना आ जाएगा। अगर एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, और एक बार डिक्रीज फिर एक बार इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये 4 फॉर्मूले होते हैं। मतलब एक वैल्यू में अगर चेंज लाना है, मान लीजिए एक बार आपने x% बढ़ाया एक बार y% बढ़ाया तो पहले वाला फॉर्मूला, एक बार x% घटाया एक बार y% घटाया दूसरे वाला, एक बार x% बढ़ाया फिर y% घटाया, ठीक है। तो आप लोग बड़े आराम से निकाल लोगे, -11 प्लस 11 × 11/100, तो ये कितना आ गया -22 में हम लोग इतना कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कितना आ जाएगा 1.2, तो 20.79 डिक्रीज़ हो जाएगा। माइनस का साइन आपको क्या शो करेगा कि डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बोला वन साइड ऑफ द रोम्बस इतना, डायगोनल इतना। आपको पता है रोम्बस जो होता है कुछ ऐसी शेप में होता है,
ठीक है। आपको पता है रोम्बस और स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल भी होती हैं। तो आपने देखा कि 13 सेंटीमीटर साइड है। अब आपको एक चीज़ और पता है कि दो डायगोनल जो है ना आपस में 90 पे काटते हैं। तो आपने देखा कि दोनों डायगोनल ने आपस में 90 पे काट दिया और इक्वली काटते हैं, मतलब जब बाइसेक्ट होंगे तो इक्वली बाइसेक्ट हो जाएंगे डायगोनल। आपने देखा वन डायगोनल जो है कितना है 10, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये डायगोनल की बात हो रही है, ये आधा आधा कितना 5 टोटल हो जाएगा 10। आपने देखा ये 90, ये 13, ये 5, तो ये कितना आ जाएगा 12। अगर ये 12 है तो ये भी 12। अब आपको पता चल गया एक डायगोनल तो है 10, एक डायगोनल जो है टोटल 24, और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ d1 d2। सॉल्व कर लेना, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितनी है 194। x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। आपको बोला है x प्लस 1/x बताओ, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि यार अगर मुझे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालना है, मतलब अगर मुझे वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर निकाल लिया, तभी आके x प्लस 1/x बनेगा जब हम लोग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लेंगे। तो आपने देखा कि यार x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसमें मैं क्या करूँ, इसमें मैं अगर 2 जोड़ूँ तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। तो आपने देखा यहाँ से हो गया 196। सॉल्व कर लो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया 14। अब x प्लस 1/x बनाना है तो दोबारा यहाँ 2 जोड़ना पड़ेगा। अब इधर आ गया 16, इधर आ गया x प्लस 1/x का स्क्वायर, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो गई 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन में बोला सुनीता ने इन्वेस्ट किया 12,000 रुपये, ठीक है, 10% इतने पे, और कुछ पीरियड के बाद, कुछ टाइम के बाद जो है टोटल अमाउंट हो गई कितनी 20,400। कितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया, आपको दे दिया क्या कि प्रिंसिपल है 12,000, अमाउंट दे दी कितनी कि जो कुछ टाइम के बाद जो है 12,000 रुपये कितने बन जाते हैं 20,400। तो आपने देखा 8400 रुपये का ब्याज मिल गया, मतलब SI मिल गया। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। प्रिंसिपल की वैल्यू पता है आपको कितनी है 12,000, इसकी वैल्यू पता है कितनी है 8400, ये कितना है 10, टाइम कितना है निकालना है, निकाल लो। सात साल आंसर आ जाएगा, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन कितनी आ जाएगी 7 साल। आसान क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन में बोला है कि ये एक नंबर है 785x373678y इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय कितना 72। आपको पता है कि 72 को अगर मैं 2 नंबर्स में तोड़ूं तो कितने कितने में टूटेगा 9 और 8। तोड़ा कैसे मैंने ऐसे तोड़ा कि सबसे छोटे जो है प्राइम नंबर्स में तोड़ लिया। तो सबसे छोटे कितने 2 और 3, तो 2 का क्यूब है 3 का स्क्वायर, मतलब इनका फैक्टर जो है 72 का फैक्टर जो है वो कितना है 9 और 8। अभी अगर हम इसको 3 से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम इसको 9 से सॉल्व करते हैं क्योंकि गलती होने का चांस बहुत कम है अगर मैं 9 और 8 से सॉल्व करूंगा। क्यों, अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 और 3 से सॉल्व करता, फिर मुझे 4 और 9 से, फिर मुझे 8 और 9 से देखना पड़ता कि वो कट रहा है कि नहीं। मैं सीधा ही 9 और 8 से देखूंगा कि कटेगा कि नहीं। 72 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब क्या कि आप लोग चेक कीजिए कि वो 9 पे और 8 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप पहले तो एक चीज़ देखेंगे क्या कि 8 मतलब लास्ट 3 डिजिट। आपको पता है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि वो नंबर इवन होना चाहिए, या जो लास्ट का नंबर होता है जैसे 348, लास्ट का नंबर जो होता है 2 पे कटना चाहिए। फिर आपको पता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 पे कटने चाहिए। फिर पता है आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 नंबर जो है ये 8 पे कटने चाहिए। ये होता है इनका डिविजिबिलिटी रूल। तो आपने यहाँ से एक चीज़ देखी क्या, आपने देखा कि लास्ट में बचा है कितना 7, 8 और y बोल रखा है। तो ऐसा एक ही नंबर होगा, मान लीजिए या तो 780 हो सकता है या 789। तो इसके बीच में ऐसा एक ही नंबर होगा जो आपको
8 पे कटता हुआ दिखेगा। अब निकाल लो। आपने देखा 780 को अगर मैं 8 से भाग दूं, 780 को अगर मैं 8 से भाग दूं 72 आ जाएगा, 60 और फिर 56 मतलब 4। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि 4 रिमाइंडर 4 में मैं 4 जोड़ दूं कितना हो जाएगा 8, मतलब 784 एक ऐसा नंबर है जो 8 पे एग्जैक्टली कटेगा। आप लोग काट के देख लेना, ठीक है। आपने देखा 784 मतलब 785x 36784, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है, मतलब जो लास्ट नंबर था वो कितना था 4, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 4, लास्ट के 3 डिजिट जो वास्तव में है वो कितने हैं 784। अब आपको पता है कि नंबर को 8 से हमने कटा दिया। अब x निकालने के लिए आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करें। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता क्या है कि सम ऑफ नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। आपने देखा 3 और 6 का जोड़ 9 कट गया, 9 पे चला गया। 5 और 4 9, 7 7 14, 14 और 8 कितना हो गया 14 और 8 22 हो गया, 22 और 8 कितना हो गया 30। 30 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, मतलब 30 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, 30 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो 9 पे कट जाए। आपको पता है कि 30 पे अगर मैं 6 ऐड कर रहा हूं ना 36 बन जाएगा, 36 9 पे जाता है पूरा। तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू आपको 6 दे रहा है, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, दोनों का डिफरेंस पूछा है। 6 - 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन में बोला द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज्ड बाय 16%, अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन डीजल बाय 10%। अब आपको पता है पहली बात तो क्या आपको एक चीज़ पता है कि एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो होगा वो कितना होने वाला है कि जितनी कंजप्शन है उसको मल्टीप्लाई कर दें उसके प्राइस से, ठीक है। मान लीजिए पेट्रोल है 100 रुपये लीटर चल रहा है, मुझे चाहिए 2 लीटर, तो आपने देखा कि प्राइस कितना 100 रुपये लीटर, 2 लीटर मुझे चाहिए, मेरी कंजप्शन इतनी, तो आपको पता है कि मेरा खर्चा आएगा कितना 200 रुपये। तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला यहाँ से तैयार होता है, ठीक है। अब यही फॉर्मूला क्वेश्चन करा देगा। देखो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी, क्या हम इसको ना बड़े आराम से करेंगे किससे, हम इसको करते हैं किससे, आप इसको रेशो से करें, बड़े आसान से हो जाएगा। कैसे, आपको पता है कि प्राइस जो है ना कितना इंक्रीज़ हुआ है 16%। मान लीजिए पहले था 100, 116 हुआ होगा, ठीक है। प्राइस जो है 16% बढ़ा है, तो आपने देखा कि इनिशियल वैल्यू 100 होगी, तभी जाके फाइनल वैल्यू कितनी 116 हो पाई होगी। फिर आपने देखा कि एक्सपेंडिचर जो है 10% बढ़ा है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई 110 हो गई। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि आपको बोला है कि कंजप्शन कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई। आप देखें कंजप्शन का फॉर्मूला है कितना क्या, तो आपने देखा कि कंजप्शन का फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाय प्राइस। आप क्या करें, आपने देखा कंजप्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंडिचर है, कंजप्शन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्राइस के। तो आप क्या करें, आप प्राइस का ना ये जो रेशो है इसका उल्टा कर दें, क्योंकि प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो कंजप्शन का वैल्यू निकालेगा। तो आपने देखा कि इसका इन्वर्स कर दें, 100 रेशो 116 का इन्वर्स किया आपने, 116 रेशो 100 आ गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, किस किस को, पेट्रोल को और एक्सपेंडिचर को। आपने मल्टीप्लाई किया तो आपने यहाँ से देखा कि कंजप्शन की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। अब आप इसको सॉल्व कर लें, या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते थे क्या कि आपको कंजप्शन का रेशो निकालना है। कैसे निकालना है, आपने देखा कि कंजप्शन है कितना, एक्सपेंडिचर बाय प्राइस। तो एक्सपेंडिचर कितना है, आपको पता है कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ 100 बाय 110। कैसे, आपको पता है पहले 100 था बाद में 110 हो गया, तो 100 रेशो 110 को फ्रैक्शन में लिखने में तो कोई गड़बड़ नहीं ना, 100 बाय 110 लिख देंगे। ऐसे ही हम प्राइस को लिख सकते हैं कितना, पहले था 100 फिर हो गया 116, तो रेशो में लिखने के बजाय हम इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ से भी आपका कितना आएगा 116 बाय 110, जो कि यहाँ से आया है आपका, ठीक है। सॉल्व कर लो, तो मतलब कंजप्शन इनिशियली थी इतनी, बाद में हो गई इतनी। आपको बोला है कि कितना कंजप्शन रिड्यूस करना है, आपको पता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो आपको पता है 6,
माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको रिड्यूस दे रखा है। अगर आपको ये पूछता कि क्या चेंज हुआ, तब तो आप माइनस से सॉल्व करें और आंसर में डिक्रीज या रिड्यूस देखें। अभी आपको रिड्यूस ही दे दिया तो माइनस प्लस लगाने की ज़रूरत ही क्या है। आपको पता है कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं किसी रेशो का, तो हम देखते हैं क्या कि इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। ये पहले तो 3 आप इसका वो कर लेना, 3/58 हो जाएगा, तो ये कुछ 5.2% बनेगा। ठीक है। और वैसे भी आपको ये चीज़ देखनी है, अगर आपको फॉर्मूला किसी को याद ना रहे, आपने देखा कि क्वेश्चन बोला कि कंजप्शन कितनी रिड्यूस होनी चाहिए, आपने देखा कि 116 थी 6 रह गई, तो आपने 116 थी 110 रह गई, रिड्यूस कितनी हुई 6। कितने पे रिड्यूस हुई 116 में। मैंने बताया था कि जिस पर बात हुई हो उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला अ पर्सन वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रोड नियर अ मॉल, ही वॉज इतना अवे है एक मॉल से, टॉप देख सकता है मॉल का अपने रोड से, मतलब मॉल है, मान लीजिए ये मॉल है पूरा, तो ये मान लो यहाँ पे है कुछ। ठीक है। बंदा यहाँ पे है, मॉल का टॉप यहाँ पे है। ठीक है। और ये जो है मॉल से कितना दूर है, 1425 मीटर दूर है। ठीक है। अभी बोला है कि फ्रॉम द मॉल एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल फ्रॉम द रोड इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री विच इज इन बिटवीन हिम, मतलब इसके और मॉल के बीच में एक ट्री है, उसका जो टॉप है वो लाइन ऑफ साइट, मतलब साइट ऑफ लाइन क्या है आपको पता है, साइट ऑफ लाइन जो है वो ये होती है, ये जो है लाइन ऑफ साइट होती है, ये पूरी लाइन ऑफ साइट होती है। तो आपने देखा लाइन ऑफ साइट के बीच में है, मतलब कहीं यहाँ पे ट्री का टॉप है। ठीक है। अब बोला गया कि ये बीच में आती है, यहाँ बीच में आ रही है, तो मतलब ये ट्री है, ये मॉल है, तो मॉल को जब बंदा देख रहा है तो ट्री से गुजरता हुआ देख रहा है टॉप का, मॉल का टॉप। तो आपने देखा यहाँ से हाइट ऑफ ट्री कितनी दे दी आपको 10, और वो दूर कितना है ट्री से, मतलब ट्री जो है 30 मीटर दूर है किससे, बंदे से। तो आपने एक चीज़ देखी यहाँ से कि मान लीजिए अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूँ, तो आपने देखा कि ये जो है अगर मैं 10 और 30 को काटूँ तो ये 1:3 जाता है। ठीक है। मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी है कि बेस जो होगा 3 होगा, परपेंडिकुलर जो होगा 1 होगा, तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी होगा 1 और 3। 3 की वैल्यू आपको 425 दे रखी है, 3 की वैल्यू आपको 425 नहीं 1425 आपको दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आपकी 475 आ जाएगी। बहुत आसान है, इससे आसान कोई करा दे तो बता देना। ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 39, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर। देखिए बहुत आसान ट्रिक बताता हूँ इसको करने की, पूरा बेसिक से सॉल्व करना चाहो जैसे मैंने पिछला एवरेज का क्वेश्चन कराया उससे कर लेना, नहीं तो इसका सबसे आसान तरीका जो क्वेश्चन को करने का है वो क्या है। देखो आपने देखा 12 नंबर का जो एवरेज है ना वो कितना है 39, लास्ट 5 तो आप देखेंगे 5 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 35, 4 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 40। ठीक है। और बाकी नंबर में डिटेलिंग दी हुई है कि 5वां नंबर 6ठे नंबर से 6 छोटा है और 7वें नंबर से 5 बड़ा है, मतलब ऐसा कुछ दे रखा है, वो बाद में देखते हैं। अभी हम ये देख लेते हैं क्या कि जो 3 नंबर का जो बचे हुए 3 नंबर है, 5th 6th और 7th, उसका जो एवरेज रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, ये चीज़ हम देखते हैं। पहले तो आपने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ से क्या कि 5 नंबर जो हैं वो कितने कम है, 4 कम है। 5 नंबर जो है कितने कम है, 4 कम है। तो आपने देखा ये 4 कम है, 4 कम है, तो आपने एक चीज़ देखी कि ये जो 4 है, मतलब ये जो 4 कम है, 5 नंबरों में कितना कम हो जाएगा 20, 1 नंबर में 4 कम, मतलब एवरेज कितना कम 4, कितने बंदों के लिए 5, 1 बंदे के लिए 4 कम, तो 5 बंदों के लिए कितना कम हो जाएगा 20 कम हो जाएगा। ये 20 जो है 5th 6th और 7th नंबर ने दिया होगा, ये 20 जो है 5th 6th और 7th नंबर ने दिया होगा। अभी अगली बात क्या है कि 12 नंबर का एवरेज कितना 39, 4 नंबर का कितना 40, ये कितना ज़्यादा हो गया, 1 ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो 1 ज़्यादा 1 नंबर का, तो 4 नंबर का कितना हो जाएगा 4 ज़्यादा, मतलब ये इससे 4 ले लिया होगा, मतलब ये जो 4 नंबर है
इनका एवरेज एक ज़्यादा है किससे, 12 नंबर से। तो आपने देखा कि बचे हुए जो 3 नंबर हैं वो इससे 4 नंबरों से एक एक, मतलब चारों से एक एक ज़्यादा लेंगे। तो 4 नंबर से कितना ज़्यादा ले लेंगे, 4 ज़्यादा ले लेंगे। और इनका जो है 4 कम है, एक सेकेंड देखो, आपने देखा 12 नंबर का एवरेज कितना 39, 5 नंबर का कितना 35, मतलब ये कितना कम है, 4 कम। ये जो 4 है ये कंपनसेट किसके साथ होगा, जो 3 नंबर बचे हुए हैं ना, ये 3 नंबर, 5वां 6वां और 7वां नंबर जो बचा हुआ है। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ कि पहली बात तो 5वां 6वां और 7वां इनका एवरेज कितना होगा। आपको पता है कि टोटल एवरेज है 39, तो 3 का एवरेज कितना हो जाएगा, 39 × 3। आपको पता है कि 12 में से ही 3 नंबर है, जिन 3 नंबर की बात नहीं हुई, तो आपको पता है कि एवरेज है कितना, 39 × 3। अब आपने देखा कि इन 5 नंबरों में क्या रोल है। आपने देखा कि 5 नंबर जो हैं 4 कम है, एक नंबर 4 कम, तो 5 नंबर कितना 20 कम। 20 कम है, वो कंपनसेट होगा किसके साथ, इसके साथ। मतलब इसमें 20 ज़्यादा था जो इसने इनको दे दिया, इन 5 नंबर को दे दिया, ताकि इनका एवरेज 39 हो गया। ऐसे ही इसमें एवरेज एक ज़्यादा है किन से, 12 नंबरों से। 4 नंबर है तो 4 ज़्यादा हो गया, तो 4 ज़्यादा है तो 39 करना है। तो आपने देखा कि ये -4 हो जाएगा यहाँ से। अब आपने एक चीज़ देखी, 5th नंबर जो है वो 6th नंबर से कितना कम है, 6 कम है। तो आप क्या करें, आप 5th नंबर को x माने, तो 6th नंबर जो होगा x + 6 हो जाएगा, और 7th नंबर जो होगा वो x - 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा 3x + 1, और यहाँ से आ जाएगा 133। ठीक है, 133 आ गया आपका यहाँ से। तो 133 जब आपका आ जाएगा तो इधर गया 132 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 44। x की वैल्यू आपके पास 44 आ चुकी है। अब आपको बोला है एवरेज ऑफ 5th नंबर और 6th नंबर बताएं। तो एवरेज ऑफ 5th और 6th नंबर है कितना, आपने देखा कि 2x + 3 लिखा हुआ है, 2x + 6 लिखा हुआ है। इसका एवरेज होगा कितना, आपने देखा 5th और 6th नंबर, 5th नंबर ये, 6th नंबर ये, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना हो गया, 2x + 6। एवरेज कितना हो गया, x + 3। x की वैल्यू कितनी, 44 और 3 जोड़े तो कितने हो गए, 47। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। अगर आप बेसिक से करते हो तो आपके 5 मिनट जाएंगे। अगर आप मेरे वाले मेथड पे दिमाग घुमाते हो तो आपको सिर्फ 50 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया लैडर है, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल मेकिंग एन एंगल इतना विद हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। मान लीजिए ये लैडर है, ये थीटा एंगल बना रही है, cos थीटा 5/13 दे रखा है। तो आपको समझ आ गया, बेस की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 13, तो इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। अभी बोला है हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, मतलब यहाँ से हाइट है जो इसकी वो कितनी है, 18। तो 12 की वैल्यू 18 दे दी, मतलब हाइट है कितनी, 18। हमारे हिसाब से कितनी आई, 12, 12 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 1.5, 3/2 आ जाएगी, 1.5 बोल सकते हैं। आपको बोला डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, लैडर का फुट ये, वॉल ये। 5 की वैल्यू पूछी है, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5 मीटर। बहुत आसान है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने देखा कि पहले बोला है क्या, 110 को अगर मैं x% इंक्रीज़ करता हूँ सेम रिजल्ट देगा जो 50 को x%। अच्छा, इधर डिक्रीज़ करना है, 1 सेकेंड माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे एक चीज़, क्या आप यहाँ से देखेंगे कि 100 से तो 100 गया, 0 से 0 गई, ये लिखा कितना है 11/5, और ये कितना है 100 + x, 100 - x। सॉल्व कर लो, 1100 - 11x, 500 + 5x, इधर 600 आ जाएगा, इधर 11 + 5 16x आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा x की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो 75/2 आ जाएगी कुछ करके, हाँ 37.5, 75/2 आ जाएगी। अभी आपने देखा क्वेश्चन में बोला है कि x% ऑफ 650, x% कितना हो गया, 75/2% ऑफ कितना, 650। फिर बोला है क्या, x + 20,
मतलब 37.5 प्लस 20% ऑफ 180 निकालो। आपने देखा 75/200 इंटू 650। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 जाएगा, 4 13। इन दोनों को सॉल्व किया, फिर ये आया, कैलकुलेटर से 1 मिनट करके देखता हूँ, तो 75 इंटू 13/4 कितना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ गया 57.5/100 इंटू 180, ऐसे ही होगा 57.5। ठीक है, हाँ सही। अब इसको यहाँ पे, और फिर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 103.5। ठीक है, अब ये बोला है कि ये जो है कितना परसेंट ज़्यादा है इससे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो कि कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी कुछ 25। 3 से 3 गया, 4 और 1 बाय किस पे पूछा है, इस पे पूछा है। लास्ट में है क्या, मोर देन इस पे, मतलब वैल्यू इस पे पूछी है, तो 103। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पर इतना भी नहीं कि हो ना सके। ठीक है, 135.5% आएगा, 136% विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है क्या कि 24, 26 और 10 साइड है ट्राइंगल की। आप ना एक चीज़ देखेंगे, सबसे पहले 24, 26 और 10, आपको यहाँ से एक चीज़ का आभास हो रहा होगा क्या कि ये ना ट्रिपलेट है। अगर विश्वास ना हो तो क्या करें, इसको एक कॉमन नंबर पे काट दें जो कि तीनों को काटता हो। तीनों को कौन काटता है, 2 काटता है, 12, 13, 5। कंफर्म हो गया आपको कि 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, मतलब ट्राइंगल जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले तो ये कंफर्मेशन हुआ। अब आपको पता है कि या तो 24, 10, 26 होगा, या फिर यहाँ 10 यहाँ 24 होता, 26 तो यहीं रहता क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी लेंथ होती है। अब उसके बाद बोला गया है कि क्या बोला है कि एट ईच वर्टिसेस, मतलब हर वर्टिसेस पे, तीनों वर्टिसेस पे सर्कल ड्रॉ किया गया जिसकी रेडियस कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि यहाँ से भी एक सर्कल ड्रॉ हुआ है, कितना, 4.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ से भी सर्कल ड्रॉ हुआ है, कितने का, 4.2 सेंटीमीटर का। यहाँ से भी सर्कल ड्रॉ हुआ है, कितने का, 4.2 सेंटीमीटर का। आपसे बोला है कि ये वाला रिमेनिंग पोर्शन बताइए ट्रायंगल का, ये वाला एरिया बताइए। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखेंगे क्या कि आपने बहुत जगह ये चीज़ देखी होगी, सुनी होगी, या फिर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्या, कि अगर आपको इसका ए, बी और सी, इसका अगर आपको एरिया निकालना है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। तो आपको पता ही है क्या होता है सर्कल का एरिया। अब आपको सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर तब पता है जब जो सेंटर है वो 360 डिग्री बना रहा है सर्कल पे। अभी 360 डिग्री थोड़ी बन रहा है, अभी तो एंगल पे डिवीजन हो रहा है। क्या कि आपको पता है यहाँ 90 है, इन दोनों का जोड़ 90 होगा, तो तीनों टोटल मिला के कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री। तो आप यहाँ से देखेंगे कि सेमी सर्कल का एरिया आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं, पाई आर स्क्वायर आता है, तब आप ये मानकर चलना कि जब एरिया ऑफ सर्कल की पाई आर स्क्वायर की बात करते हैं तो ये आपस में, मतलब अगर यहाँ से एंगल शुरू होगा तो यहीं पे वापस आएगा, तो ये पूरा 360 डिग्री बनाता है। ठीक है, अभी एरिया ऑफ जब हम इन तीनों का निकाल लेंगे तो आपको पता है जो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री बाय हमको 360 डिग्री करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको इन तीन सेगमेंट्स ए प्लस बी प्लस सी का एरिया निकालना है तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर θ1, ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, ये θ3 हो गया, कितना हो गया, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 का जोड़ बाय 360 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा कि पहली बात तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का एरिया माइनस करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 24, 120 एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ए प्लस बी प्लस सी सेगमेंट का एरिया, तो आपने देखा 22/7 आर, तीनों का जोड़, एंगल का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाई 360 डिग्री 1/2। तो आपने देखा कि यहाँ से तो आ गया 0.3,
22 इंटू 0.3, 22 इंटू 0.3 इंटू 4.2 करना पड़ेगा आपको। तो सॉल्व करेंगे जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 27.72। अब इसमें से घटा दो, 27.72 आपने यहाँ से घटाया तो आपने देखा कि 92.28% नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आपके पास आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इन सेंटर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है क्या कि ABC एक ट्रायंगल है, बाइसेक्टर ऑफ B, मतलब ये एंगल था, इसका एंगल का बाइसेक्टर जो है और एंगल C का बाइसेक्टर जो है वो यहाँ पे जाके मिलता है कहाँ पे, O पे। तो आपने देखा कि BOC की वैल्यू दे रखी है कितनी, 42 डिग्री। आपको पता है कि इन सेंटर की जब बात हो रही होती है ना तो ये होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। तो एंगल A ही आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 142। इधर चला गया 52 को 2 गुना किया तो 104 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, मार्क प्राइस है 920 और x% के दिए। सिंगल डिस्काउंट जो है मतलब R= सिंगल डिस्काउंट, मतलब 2 डिस्काउंट देने के बाद उसको टोटल डिस्काउंट इतना दिया गया, ठीक है। तो आपने देखा कि मार्क प्राइस पहला डिस्काउंट कितना, x/100, 100। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपको पता ही है चीज़, अभी पहले भी बता चुका हूँ क्या, कि मार्क प्राइस पे पहला डिस्काउंट, फिर दूसरा, क्योंकि 2 लगातार डिस्काउंट दिए हैं एक ही वैल्यू के, कितना, x%। आपने देखा x% डिस्काउंट दे दिया तो वास्तव में वैल्यू बिकी कितने पे, मतलब वास्तव में जो चीज़ है वो कितनी वैल्यू पे बिकी, 100 - x/100, मतलब 100 - x% पे। कैसे, आपने देखा 10% का डिस्काउंट दे दिया तो बिकी कितने पे चीज़, 90 पे। तो वो आया कैसे, 100 - 10 करके। तो आपने देखा 100 - x कर दिया, मार्क प्राइस कितना, 920, 100 - x कर दो, स्क्वायर है, ठीक है। SP निकालना है, डिस्काउंट टोटल गया इतने का, मार्क प्राइस है इतना, तो आपने देखा कि SP कितना हो जाएगा, आपने देखा कि SP जो है ना वो हो जाएगा 920 जितना डिस्काउंट दिया गया। अब ये प्राइस आ गया जितने पे ये बिका, 8 8 8 5, तो आपने देखा 588.8 आ गया। अब क्या करो, 1 0 से 0 काट दो, इसकी जो 1 0 बच गई उसको यहाँ ले जाओ, तो ये आ गया 588/92 और यहाँ पे ऊपर 100 जाएगा और ये आ गया 100 - x की होल स्क्वायर। इसको काटो, इसको जब आप काटोगे तो ये 64 पे जाएगा, ठीक है। 64 पे जाएगा तो आपने देखा कि 100 - x की अगर मैं वैल्यू लिखूँगा तो 64 से 8 आ जाएगा, 100 से 10। तो आपने देखा कि 8 दूनी 8, 10 जा कितना, 80 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, आपने देखा कि x की वैल्यू जो है 100 - 80 जो कि कितनी आ जाएगी, 20। तो मतलब x की वैल्यू 20, मतलब 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए थे। क्वेश्चन में बोला है, बहुत अच्छे से कराया था ये भी आपको टाइम एंड वर्क में। ए जो है ट्वाइस गुड है वर्कमैन, किससे, B से। तो A और B की एफिशिएंसी दे दी कितनी, 2:1। क्वेश्चन में बोला दोनों साथ में मिलके 13 दिन में काम खत्म कर देंगे। आपको बोला इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन फिनिश द वर्क। आपने देखा क्या कि जिसके दिन दिए हों उसकी रेशो से मल्टीप्लाई, दिन दे किसके रखे थे, 13 के, मतलब दिन दे किसके रखे हैं, 13, किसके दे रखे हैं, A और B के। तो आपको मैंने बताई थी ये चीज़ क्या, कि जिसके दिन दे रखे हों, मतलब 13 दिन दिए, A और B जो है 13 दिन में मिलके कर देंगे। तो A और B के दिन दे दिए कितने, 13। तो जिसके दिन दिए हो उसकी रेशो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई। A की रेशो ऑफ एफिशिएंसी कितनी, 2, B की कितनी, 1, तो टोटल जोड़ के कितनी होगी, 3। और जिसके दिन निकालने हो उसकी रेशो ऑफ एफिशिएंसी से डिवाइड, तो है कितनी, B की 1, तो B की वैल्यू 39 डेज आ जाएगी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है,
दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने देखा ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया, 2:1। ए और बी साथ में मिलकर 13 दिन में काम कर देते हैं। क्वेश्चन बोला बी बताओ कितने दिन में कर देगा। मैंने आपको अभी भी बता रहा हूँ, पहले भी ये चीज़ बताई थी क्या कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जिसके दिन दे हो ना उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो। ए और बी के दिन दे रखे थे, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी, 2 और 1 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जिसके दिन निकालने हैं, किसके निकालने हैं, बी के, उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। उसकी एफिशिएंसी है कितनी, 1। अगर ए की वैल्यू निकालनी होती कि ए कितने दिन में कर देगा, ऐसे हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि इफ 5√5 x³ मतलब आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या आपने देखा कि ये कुछ ना क्यूब करके है, तो आप मान लीजिए a³ - b³। नीचे आपने देखा कि अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि अगर ये a है, ये b है, तो ये a³ लिखा है, ये b³ लिखा है। कैसे लिखा है, अगर आप √5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√5 x³। तो आपने देखा कि ये जो फॉर्म लिखी है ये कुछ नहीं लिखा, ये a³ - b³ बाय a - b लिखा है। तो a³ - b³ होता कितना है, a - b, a² + b² + ab। अब आपने देखा कि a - b से a - b चला गया, मतलब √5x। अगर मैं इसको खोलता a³ - b³ को, तो ये कुछ ऐसा लिखा होता। ठीक है, तो यहाँ से आप a² करो तो कितना, 5x², b² करो तो 3y², और ab कर दो तो a कितना, √5x, b कितना, √3y, तो √15xy, √5x - √3y गया। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर कर लो। कंपेयर किया तो a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू √15 आ गई। लगा दो 3a b √15 × √15 गया। आंसर कितना आ गया आपका, 3 आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इससे पहले CGL में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो आप लोग मान के चलना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अलजेब्रा की तो ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपको दे दूंगा ना, आप लोग कहोगे कि यार मज़ा आ गया बस। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं तो रूल होता क्या है, बॉडमास। बॉडमास मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपने देखा कि इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऑफ है 6 दूनी 12, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 - 3/12 आया इससे। तो फिर आपने क्या देखा कि इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व करके आना कितना है, आपने देखा 4, मतलब इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया 4 ऑफ होता क्या है, आपको पता है ऑफ होता क्या है। अगर मैं ऑफ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है क्या, मल्टीप्लिकेशन। ये कितना आ गया, 1, तो मतलब यहाँ से पूरा 4/1 आ चुका है, ये /8 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, 4 × 8 /1/4 × 1/8। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा है 1/4, 8 - 1/4, और इसको सॉल्व करके कितना आया, 4 /8 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करके कितना आया, 4 × 32 1/8 4, तो ये कितना आ गया, 16। 16 और 8 24, 16 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया, और 24 हुआ तो ये कितना है, ये है 1/4। ठीक है, तो 97/4 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके 1/4 आ जाएगा, पता ही है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में बोला इन ट्रायंगल ABC, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC। ये अगर सीधी लाइंस ना लगे ना तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि टाइम कम था। ठीक है, आप ऐसा करें, आप इसको ऐसा माने। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है BD जो है ना परपेंडिकुलर टू AC है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। E जो है पॉइंट BC पे है। ठीक है, सच दैट एंगल BEA मतलब
इस लाइन को ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, एंगल BEA जो है वो x डिग्री है, एंगल EAC बोल दिया आपको कितना है 46 डिग्री, और EBD बोल दिया कितना है 60 डिग्री। x की वैल्यू बतानी है। देखो x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे? आपको पता है अगर ये 90, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 तो ये भी 90, ये 46 है, ये 90 है तो ये 54 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 54, ये भी 54, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 60 और 54 कितना हो गया 114 डिग्री हो गया। ये कितना आ जाएगा 76 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखो क्वेश्चन में बोला है अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट आ लॉस ऑफ 16%। मान लीजिए आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना वो 100% है। मान लीजिए आर्टिकल की कॉस्ट 100% है, कॉस्ट प्राइस जो 100% है, या फिर आप 100 मान लो, चलो 100% मानोगे तब भी एक बात है, 100 मानोगे तब भी एक ही बात है। अगर वो 16% घाटे में बेचता है, मतलब 100 वैल्यू है, 16% घाटा हो गया, तो वैल्यू रह कितनी गई 84 रह गई। आपने देखा कि 100 वैल्यू थी उसकी, कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या किया हमने 100 मान लिया, 16% घाटा पड़ गया, इसका 16% कितना हो जाएगा 100 का 16% हो गया 16% घाटा पड़ गया, कॉस्ट प्राइस है 100, तो बिका कितने का 84 का बिका। क्वेश्चन में बोला है कि अगर उसको 660 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाए तो उस पर लाभ होगा 8%। 100 का 8% कितना 8 हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर 108 पे बेचा जाए तो आपको पता है क्या, ये वैल्यू आई सारी हमारे हिसाब से, मतलब अगर आप इसको परसेंटेज में लिखते हैं तो यहाँ पे 84% आ जाता, यहाँ पे 108% आता। मतलब पहले तो वैल्यू बिकी, मतलब पहले तो जो आइटम है, आर्टिकल है, वो कितने में बिका 84% पे, बाद में वो कितने में बिका 108% पे। तो आपने देखा कि कितना डिफरेंस हो गया, आपने देखा कि यार 24% का डिफरेंस हो गया। 24% के डिफरेंस की वैल्यू कितनी 660। क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर वो इस वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से अगर 660 रुपये ज़्यादा पे बेचा जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 660 रुपये है, तो उसको 8% का लाभ होगा। मतलब 100% कॉस्ट प्राइस 8% लाभ होगा, तो सेलिंग प्राइस हो कितना जाएगा 108%। तो आपने देखा 24% की वैल्यू कितनी 660 रुपये, 1% की वैल्यू कितनी 660/24। अभी आपको बोला गया कि कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए कि वो 12% गेन कर ले। 100% खुद की वैल्यू, 12% अगर मैं इसका निकालूँ तो कितना होगा, 100 खुद की वैल्यू 12% निकालूँ तो कितना होगा 12 होगा। तो 100 में 12 जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 112% पे। मतलब जब मैं इसको बेचूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 660/24 इंटू 112। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से 3080 आएगा। सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग मान के चलना कि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान माने बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि फर्स्ट, रुक जाओ लिख देता हूँ लाइन, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। 1 साल के बाद जो अमाउंट होता है, अमाउंट माने जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी जोड़ रहे हैं, प्रिंसिपल भी जोड़ रहे हैं, वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होता है। कॉन्सेप्ट तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको समझाने बैठा। अब एक चीज़ मान के चलना क्या कि 1 साल में मान लो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को 1 साल आप कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पे दे चुके हो एक चीज़, ठीक है। प्रिंसिपल है कोई, आपने 1 साल कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पे दे दिया उसको। 1 साल के बाद क्या आपको अमाउंट रिसीव होगी, क्या उसमें प्रिंसिपल भी होगा, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा। आप मान के चलना ये चीज़ कि जो सेकेंड साल के लिए प्रिंसिपल होगा वो पहले साल के बाद जो अमाउंट होगी ना
उसके इक्वल होगा। मतलब जो प्रिंसिपल आने वाला है सेकंड साल के लिए, मतलब दूसरे साल के लिए जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो प्रिंसिपल क्या रहने वाला है, जो पहले साल का अमाउंट हुआ होगा ना, तो पहले साल के बाद अमाउंट इकट्ठा हुआ होगा वो होगा। तो ऐसे ही हर बार होगा, मतलब 2 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल, 4 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो 5वें साल के लिए प्रिंसिपल। तो आपने देखा कि 5वें साल के लिए जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 4 साल बाद का अमाउंट। ठीक है, तो ये आ गया प्रिंसिपल। आपको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1/rate/100। तो आपने यहाँ से देखा कि जो 5वें साल का प्रिंसिपल है वो 4 साल बाद का अमाउंट, 4 साल बाद का अमाउंट है कितना, 7562। तो 7562 जो है प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद आपने क्या किया, 1 + r/100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमाउंट है कितनी 5 साल के बाद, इतनी। ठीक है, सॉल्व कर लो। यहाँ पे 100 + r हो जाएगा 44, और डिवाइड कर दो 7562 पे। ठीक है, तो ये जब आप लोग काटोगे इसको, तो इसको काटने के बाद 112 आने वाला है। ठीक है, तो 112 आने वाला है, तो यहाँ से आपके पास r की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। 112 में से 100 गया कितना, 12, तो 12% जो है ब्याज लगा है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं। देखो मैं एक और चीज़ बता दूंगा आपको, बताने में कोई दिक्कत नहीं है, सुनने वाले होने चाहिए बस बच्चे। ठीक है, 4 साल का ब्याज लगा। ठीक है, 4 साल का ब्याज लगा, मान लीजिए प्रिंसिपल कुछ था, इनिशियली प्रिंसिपल कुछ था, 4 साल का ब्याज लगा, तो अमाउंट कितना हो गया, आपने देखा अमाउंट हो गया कितना। फिर 5 साल का अमाउंट कितना है, तो आपको पता है 5 साल का फॉर्मूला हो कितना जाएगा, P, फॉर्मूला होता कितना है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, ब्रैकेट शुरू 1 + r/100, ऊपर टाइम, नंबर ऑफ ईयर। टाइम जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर। तो आपने यहाँ से देखा कि 4 साल की वैल्यू इतनी, 5 साल की वैल्यू इतनी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, ये इतने को सॉल्व करने के बाद यही ट्रिक बनती है। यहाँ पे लास्ट में आपके पास बचेगा क्या, लास्ट में आपके पास बचेगा ठीक है, ये चीज़ बचनी है आपके पास। तो वही चीज़ यहाँ से भी आई है, सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में बहुत अच्छे से कराए थे, आपको याद होगा ये चीज़ मैंने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में बहुत अच्छे से कराई हुई है। देखो आपने देखा ए जो है बी से कितना टाइम ज़्यादा लेता है, 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 40 किलोमीटर। अगर ए अपनी स्पीड डबल कर दे, आपने देखा कि ए की इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड का रेशो है कितना। इफ़ की कंडीशन दी हुई है तो आपने माना इनिशियल चला 1 था, तो डबल कर दी स्पीड, तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 2। तो आपने देखा कि ए की स्पीड का रेशो कितना है, ए की स्पीड का रेशो है कितना, 1:2, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। कैसे, आपको पता है टाइम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी आपने देखा कि मान लो बी यहाँ पे ख़त्म करता था, ठीक है, तो आपको पता है ए जो है पहले 2.5 घंटे ज़्यादा ले रहा था, ए जो है पहले 2.5 घंटे ज़्यादा ले रहा था जब स्पीड जो थी नॉर्मल स्पीड थी। अब स्पीड हो गई डबल, अब ए जो है बी से 1 घंटा कम ले रहा है, पहले 2.5 घंटे ज़्यादा, अब 1 घंटा कम। तो आपने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम डिफरेंस कितना आ गया, 3.5 घंटे। मतलब जो हमारा टाइम डिफरेंस है, पहले हमें 2 टाइम लग रहा था, अब लग रहा है 1 टाइम, तो डिफरेंस कितना आ गया, 2 - 1, 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3.5 घंटे। मतलब हमारा डिफरेंस कितना है, एक क्वेश्चन में कितना दिया गया, 3.5 घंटे। आपको बोला है हाउ मच टाइम इन आवर्स डज ए रिक्वायर्स फॉर वॉकिंग, मतलब उसको कितना टाइम लग रहा था 40 किलोमीटर डिस्टेंस। मतलब वो आपसे ओरिजिनल वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी, 7 घंटे आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा मतलब ऐसे। और ये वाले की अगर मैं आपको ट्रिक बता दूं ना, आप कहोगे कि सर मज़ा आ गया। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस इंटू 28 करना, ये आपका आंसर है। आसान लफ्ज़ों में, मुश्किल लफ्ज़ों में देख लीजिए। आप मान लीजिए क्या 2 नंबर है, कितना, इतना, आपने देखा 1 नंबर ये होगा, दूसरा नंबर ये होगा, ठीक है। अब अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो आप देखेंगे कि एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, 7,
जो कि कॉमन नहीं है इसमें, 11 जो है कॉमन नहीं है इसमें, और x दोनों में कॉमन है तो x एक ही बार आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया इसका LCM। अगर मैं आपको बोलूं कि सर इसका मुझे HCF बता दो, तो आप इसका HCF मुझे क्या बताने वाले हैं? HCF आप बोलोगे सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो मुझे x दिख रहा है, मतलब HCF है कितना इसका x। तो आपको पता चल गया कि ये जो दोनों नंबर हैं 7x और 11x, तो इनका HCF कितना आ गया? x की वैल्यू दे रखी है आपको 28। ठीक है, आपसे दोनों नंबर का डिफरेंस पूछा था, 4x 4 × 8 28, यही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी। ठीक है, लॉजिक है, आप लोग समझेंगे तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में दिया ट्रेन x है, मैंने आपको क्या बताया था, ट्रेन का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये क्वेश्चन करने ही करने हैं, इनका ना करके तो गुजारा ही नहीं है, ये क्वेश्चन आपको करके ही जाने हैं। हर मतलब 2018 से तो रट पकड़ लिया कि क्वेश्चन पूछूंगा तो एसएससी ने सोचा हुआ है क्वेश्चन पूछूंगी तो मैं इसी का ही पूछूंगी, नहीं तो पूछूंगी ही नहीं। किसका? ट्रेन का। ठीक है, तो आपने देखा क्या, मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रेन का भी कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ, देख लेना वीडियो जाके, 2 ही वीडियो हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपने देखा कि ट्रेन की बारी तो डिस्टेंस की जगह लेंथ काउंट होनी है। ठीक है, लेंथ किस किस की? जो आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रेवल कर रहे होंगे। आपने देखा एक ट्रेन x है, रन कर रही है 74 किलोमीटर पर आवर, दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन को लोग देख के समझ गए कि रिलेटिव स्पीड जो है जुड़ने वाली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको मीटर में लेंथ पूछी है तो आपको पता है यहाँ पे आपको 5/18 भी करना है। ठीक है, उसके बाद आप डिस्टेंस में दोनों ट्रेन की लेंथ जुड़ेगी आपके पास। लेंथ ऑफ y जो है वो 2/3 x है। आप देखेंगे कि x की लेंथ x, y की लेंथ कितनी? 2/3 ऑफ x। आपको पता है कि लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन जुड़नी है, तो मान लीजिए कि ट्रेन x की लेंथ x हो गई, y ट्रेन की लेंथ कितनी? 2/3 ऑफ x। टाइम कितना लग रहा है? 12 सेकेंड। सॉल्व कर लो, ये गया 2 पे, ये गया 3 पे। ठीक है, और यहाँ से आएगा कितना जोड़ूँ अगर मैं? 6 12 5 3 5x 6 2 5 252 x। फाइंड द लेंथ x, यही पूछा था, 252 ही आपसे पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपकी DI शुरू हो जाती है। ठीक है, पाई चार्ट आपको गिवन है आइसक्रीम फ्लेवर्स का 2005 और 2015 का डाटा गिवन है। स्ट्रॉबेरी का ये वाला है, ठीक है, आप पहचान सकते हो, स्ट्रॉबेरी का ये वाला है। बटर स्कॉच ये है, यहाँ से पहचानोगे। चॉकलेट ये है, वनीला ये वाली है, और अदर ये वाली है। आपको बोला है इफ़ अ परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट रिजल्ट इन एनुअल एडिशनल सेल्स ऑफ ₹10,000। आप एक चीज़ यहाँ से समझेंगे क्या कि यार ये जो है ना, क्या भला, एक सेकेंड, ये जो परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट रिजल्ट है ये कुछ नहीं है, आपको 1% की वैल्यू दे रहा है कि 1% की वैल्यू आपकी 10,000 है। ठीक है, 1% की वैल्यू आपको दे रहा है कि आपकी 1% की वैल्यू कितनी है? 10,000 है। अभी आपको बोल रहा है कि हाउ मच डिड द कंबाइंड एनुअल स्ट्रॉबेरी एंड बटरस्कॉच सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 2005 टू 2015। आपने देखा कि बटरस्कॉच ये और ये कितना इंक्रीमेंट आया बटरस्कॉच में? आपने देखा 10.8 से 16.6, मतलब 5.6% का इंक्रीमेंट आया। उसके बाद फिर आपने एक और चीज़ देखी, क्या कि स्ट्रॉबेरी है क्या? स्ट्रॉबेरी है खाली 18.9 से 20.5 गया, मतलब 1.6% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपने देखा कि 1.6 का, एक सेकेंड, 1.6 का ही हुआ ना, यहाँ 5.8 का हुआ। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ ठीक है, तो 10.8 से 16.6 हो गया, तो आपने देखा 5.6% का इंक्रीमेंट हुआ, और 18.9 से 20.5 हुआ, तो कितने परसेंट का? 1.6% का इंक्रीमेंट हुआ। टोटल कितना इंक्रीमेंट हो गया? 7.4% का। 1% की वैल्यू दे रखी है भाई, 1% शिफ्ट करेंगे तो 10,000 रुपये लगेंगे। 7.4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 74,000। ठीक है, इक्वेशन पढ़ने में कई बच्चों को दिक्कत हुई होगी। ये देखो, हिंदी में ज़्यादा आसान है। यदि वार्षिक अतिरिक्त बिक्री में 1% अंक में बदलाव 10,000 रुपये, तो 7.4% में कितना हो जाएगा? 74,000 रुपये।
ठीक है। क्वेश्चन बोला इन 2005 इफ 10% ऑफ अदर कैटेगरी, पहली बात तो अदर कैटेगरी कौन सी है, अदर कैटेगरी है ये वाली, इसका 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा 1.57%, 15.7 का अगर आप 10% करेंगे तो आपको एक जीरो आगे कर देनी पड़ेगी, एक पॉइंट आगे कर देना पड़ेगा, मतलब 15.7 यहाँ पे पॉइंट है तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर आपको इसका 10% देखना है तो इसकी वैल्यू कितनी है, आपको बोला है 10% ऑफ अदर कैटेगरी इज मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर एंड 1570 पीपल सर्वे करके प्रेफर करते हैं मिक्स फ्रूट फ्लेवर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1570 है, ठीक है। तो आपको पता चला है क्या कि सर्वे के अकॉर्डिंग 15.7% का 10% जो है वो मिक्स फ्रूट फ्लेवर है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो लोग पसंद करते हैं वो 1570 पसंद करते हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा कि 1% की वैल्यू जो है 1000 आ जाएगी। आपसे पूछा है क्या कि हाउ मैनी पीपल सर्वेड, तो टोटल है कितना ये, आप कभी भी देख लेना कोई भी चीज़ अपने आप में ना 100% होती है टोटल, ये परसेंटेज में तब आएगा 100%, अगर डिग्री होता ना तो टोटल यहाँ पे 36 डिग्री आता टोटल करके, 36 नहीं 360 डिग्री आता टोटल करके, अभी परसेंटेज है तो टोटल 100% होगा। तो 3 जीरो 2 जीरो और जोड़ दो तो 5 जीरो होनी चाहिए, इसी में ही है 5 जीरो और यही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला गिवन पाई चार्ट 2015 का डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल सेल ऑफ वनीला फ्लेवर इज़ 3300, टोटल सेल चॉकलेट फ्लेवर की बतानी है, वनीला है कौन सा, वनीला ये है, 16.5% की वैल्यू कितनी है 3300, एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू हो गई 200, ठीक है। आपसे पूछा गया चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट है कौन सा, ये वाला, 25.8% की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 25.8 इंटू 200 कितना हो जाएगा, ज़ीरो, एक ज़ीरो आएगी और 5 1 6, ये आंसर आ जाएगा। अब की बार क्या है, आपको बार ग्राफ दिया है, बार ग्राफ में क्या बोला है, इन द बार ग्राफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए टू एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल बी। जोड़ो, स्कूल ए के कौन से, ये वाले, स्कूल बी के कौन से, ये वाले, जोड़ो। 640 में अगर आप 800 जोड़ोगे तो 1440 हो जाएगा, 500 और 700 1200, ठीक है, और 900 और 750 हो गया 1650। चलो ये कितना हो गया 90, और 90 अगर यहाँ से आया तो फिर 6 4 10 और 2 12, 4290, मतलब ये दोनों तो गलत ही हो गया क्योंकि स्कूल ए से 429 का डाटा आ रहा है, सी और डी ऑप्शन गलत। उसके बाद आप यहाँ पे देख लो 550 में 820 अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आप ऐसे ही जोड़ लो। आप क्या करो, आप 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 5 31, 31 और 4 35, 35 के नियर अबाउट 37 ही है, 799 पे तो पहुंचने से रहा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, आसान है। इन द बार ग्राफ इन विच ईयर इज द स्टूडेंट सम ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए टेकन टुगेदर इज मिनिमम, मतलब अगर मैं कौन सा साल ऐसा देखूं, मतलब कौन सा साल ऐसा होगा कि अगर मैं ए और बी के स्कूल के स्टूडेंट को, एक ए और बी स्कूल के स्टूडेंट को अगर जोड़ूं तो मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। आपने इन दोनों को जोड़ा, 1600 के ऊपर है, ये 1100, ये 1100 के 90, ये 1100, ये 1400 के ऊपर, ये भी 1400, ये है 1100 के ऊपर, तो ये 1100 सबसे छोटी वैल्यू है 2010, ठीक है, तो ये 2010 सबसे छोटी वैल्यू है। अब इसमें बोला है क्या, रेशो ऑफ स्टूडेंट टेकन फ्रॉम 2009 स्कूल ए, स्कूल ए के तो ये वाले लेने हैं 2009, 2011 और 2013, एक सेकेंड, ये नहीं, ये वाला, ठीक है, और उसके बाद 2008 स्कूल भी, 2012 स्कूल भी और 2013। कंफ्यूज मत हो जाना कि 2009, 2011 और 2013 तो अगली बार 2008, 10 और 12 होगा, ऐसा नहीं, डाटा कुछ भी वो दे सकता है। तो आपको इक्वेशन बहुत पढ़नी है, डीआई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपको इक्वेशन मस्ट है पढ़ना, इक्वेशन पढ़नी ही पढ़नी है आपको, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा 2009 में कितने, 800 और 700 1500, 1500 में अगर मैं 750 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा, ठीक है।
एक तो ये आ गया, दूसरा क्या है, दूसरा है 550, 1050 में 480 अगर मैं जोड़ूँ कितना हो गया, 3 0 15, ठीक है, 0 से 0 गया पहली बात, तो ये 3 पे चला जाएगा, 9 पे भी जा रहे हैं तो 9 पे जब ये गया तो 9 पे जब ये जाएगा तो ये 25 आ जाएगा, 9 पे जब ये जाएगा तो 17, 25:17 आपका आंसर आ जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बोला था गिवन हिस्टोग्राम शो द हाइट ऑफ द स्टूडेंट, ये हिस्टोग्राम बना हुआ है, हाइट स्टूडेंट की शो कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये वाले हैं, ठीक है, हाइट का जो रेंज है वो ये वाला है। क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 170 से 175, 170 से 75 12, ठीक है, व्हाट परसेंट लेस देन 165 से 170, तो आपने देखा कितना कम है, 2 कम है, किससे, 14 पे, 1/7, तो ये आपको पता है 14.28% होता है, तो 14.3% आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल ऑफ 160, परसेंटेज पूछा है। अब आपको पता है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट निकालना है तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ है कितने, यहाँ पे 15 और 13 28 और 10 38 और 14 52 और 12 64 और 6 70, ठीक है, और 160 से लेके 170, 160 से 170 मतलब 2, तो 24/70 इंटू 100%। आपको बोला 160 से 170 जितने बच्चे हैं उनका परसेंटेज बताना है, परसेंटेज निकलेगा कितने में, टोटल बच्चों पे, टोटल बच्चे हैं कितने, 70, 160 से 170 के बीच में कितने बच्चे, 24 हैं, तो सॉल्व कर लो, तो इसकी वैल्यू कुछ 24/7 करेंगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगी जाके, ठीक है, तो 24/7 3 पॉइंट कुछ, 3.9 तो होने से रही क्योंकि 4 ये आएगी, 34 कुछ आ जाएगी, ठीक है, 34 इज़ द करेक्ट आंसर, 34%। नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो आप 34% लिख देना, क्योंकि अगर 39 होना होता तो 27/100 कुछ होता, अभी 24 है तो 34% हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन में दिया डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज बिटवीन 100 इतना, अच्छा 15, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट लाइज बिटवीन 175 से 80, इन दोनों का डिफरेंस पूछा, बहुत आसान, लो ये तो फ्री का ही क्वेश्चन है, 15 में से 6 गया 9, ठीक है, तो 9 इज़ द करेक्ट आंसर। आज की क्लास के लिए इतना ही रही, इतना ही सही, मतलब इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, इतना ही आज की क्लास में, और कल हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, जैसे आज 2 घंटे की नियर अबाउट क्लास हो गई है, उम्मीद नहीं थी इतनी, बाकी 50 क्वेश्चन रोज़ के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1500 क्वेश्चन महीने के बन जाएंगे, मतलब महीना ही बचा है पेपर में, तो वर्थ है मेरे हिसाब से। अगर आप 2 घंटे क्लास 2x की स्पीड पर लगा लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है वो चीज़, ठीक है। क्वेश्चन कराने में टाइम लगता है, कंसेप्ट समझाने में, ताकि आपको डिटेलिंग में दिक्कत ना आए। ये हमारी वेबसाइट है, आप लोग इस पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हमारे सभी तरह के लिंक मिल जाएंगे, यहाँ पे आप जाके साइनअप भी कर सकते हैं ताकि आप लोग हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू भी दे सकें। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जैसे आप यहाँ पे मैंने ये कराया है, इसका नोट्स मैं बना के डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, क्लास का लिंक डाल दूँगा, क्वेश्चन बैंक जो खुद से तैयार करता हूँ वो डाल देता हूँ, इससे पहले जो क्लासेस कंडक्ट की हुई उनकी PDF भी डाली हुई है सारी, ठीक है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, चाहे वैकेंसी रिजल्ट, पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ कमीशन या गवर्नमेंट के थ्रू आती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। फेसबुक पे हम PDF नहीं डाल सकते, टेलीग्राम पे डाल देते हैं, फेसबुक पे हम लिंक जनरेट कर देते हैं ताकि आप कमीशन की वेबसाइट पे जाके सीधा आप लोग विजिट करके अपना खुद ही कमीशन की वेबसाइट से पढ़ सकें। और जो भी क्लास या प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाती है, जैसे जो मैंने चैप्टर कंडक्ट कराए थे, उन चैप्टर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे चैप्टर जो कराए हैं मैंने इससे पहले, वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये सारे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और फेसबुक पे मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूँ, जो भी क्लास कंडक्ट करता हूँ उसका लिंक डाल देता हूँ। और यूट्यूब का चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना ताकि और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले मुझे, और आप फ्री मैथमेटिक्स जो सेशन चल रहा है पूरा 35 डेज़ का, उसका फ़ायदा उठा सकें। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं जो 2018, 19, 20 में पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम में, CPO, CGL, CHSL में। और इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे चैप्टर्स भी कर चुके हैं। एक बार कंटेंट ज़रूर देखें, जो एक सीरियस स्टूडेंट है कंटेंट ज़रूर देखना मैथ्स का जाके, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो रहने देना, कोई बात नहीं, ठीक है। मजबूर हो जाओगे आप सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया।
कोई इंक्वायरी हो तो ईमेल आईडी पर मेल कर देना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नंबर सेव करा ले ताकि जो भी क्लास में कंडक्ट करता हूँ उसका लिंक मैं स्टोरी में डाल देता हूँ, वो आपको मिल जाए। और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी डाल देता हूँ। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो। कमेंट कर देना, अगर कुछ प्रीशियस रिव्यूज़, अच्छे रिव्यूज़ आप दे सकते हो तो देना ज़रूर, अच्छा लगेगा। फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।